चलिए एक बार मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और वीरू आपको भी हमारे चैनल को एक बार फिर से नंबर 1 बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और इसकी भी खैर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आज अभी बात करते हैं हम थोड़ी सी मार्केट की वीरू, क्योंकि काफ़ी क्रूशल लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बहुत कुछ लाइंड अप है। अभी वैसे कहने को 1.5 घंटा है, लेकिन ये 1.5 घंटा जो है ना, अगला 1.5 घंटा अगर आपको 4-5 स्विंग दे दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। एक और स्विंग की तो मेरे को अभी भी एक्सपेक्टेशन लग रही है, हालांकि मेरे ग्राफिक भेजने के बाद से ऑलरेडी रिकवरी आ चुकी है, लेकिन इंटरडे लो से तो खैर ऑलरेडी रिकवरी निफ्टी में आपको क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन पॉसिबल है कि एक स्विंग और आपको दिखाई दे करीब करीब 240-245 पर, 3 बजे एक और स्विंग और उसके बाद 320 पर एक फाइनल मुनाफा वसूली की स्विंग। ये 3 स्विंग मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं मार्केट किस तरफ बैठता है। बीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आपने इस 1.5 घंटे के पीरियड को भी 3 भागों में बांट दिया अनुज। 3 स्विंग्स स्टिल पेंडिंग लगभग 90 मिनट में। अच्छा अनुज, इस 1.5 घंटे से पहले अगर आप बीते 1 महीने को देखें, जब हम एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव, एक लॉन्ग अप्रोच लेके चल रहे थे, एक बड़ा इवेंट है। मेरे ख्याल से शायद ये बाजार उतना स्मूथ कल ना हो, परसों ना हो या अगले 1 हफ्ते ना हो, जितना स्मूथ और अच्छा ये पिछले 1 महीने में रहा है। एक डायरेक्शनल स्विंग मिला हमको। एक रीजनेबल अप्रोच क्या होगी? आई मीन ठीक है, यहाँ से आप 150 पॉइंट कमा लेंगे, लेकिन मशक्कत बहुत लगेगी। एक रीजनेबल अप्रोच दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे क्या होनी चाहिए? अब वीरू देखिए, मैं बहुत सिंपल, जो मैंने सुबह भी बोला था, आज आपको जो भी ट्रेड करनी है इंट्राडे में सुलटा लीजिए, उसके बाद आप कल एक फ्रेश व्यू लीजिए और मौके देगा मार्केट आपको, कल भरपूर मौके देगा। ट्रस्ट में कल नहीं देगा तो मंडे से देगा आपको मौके मार्केट आपको बहुत देने वाला है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले मैं आज की बात कर लेता हूँ, मैं उसके बाद वो एग्जिट पोल वाली जो स्ट्रैटेजी उस पर भी बाद में आएंगे। मेरे ख्याल से आज निफ्टी की एक रेंज है 20,000 से लेकर 20,150 की, ठीक है। और अगर आप 20,150 क्रॉस करते हैं किसी भी कारण से, मतलब 20,150 में 14 पॉइंट कम और 20,000 से 15 पॉइंट ऊपर, तो इसके लिए मैंने एक ब्रॉड रेंज ली 20,000 से 20,150। 20,000 ऊपर के नीचे के ऊपर अगर चलना आप शुरू हुए तो फिर वो लास्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग बचेगी। जो एक चीज़ मैं बोलता हूँ ना कि ट्रेंडिंग सीरीज नॉर्मली हमेशा एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होती है। अब इसमें अगर ये एग्जिट पोल का तड़का नहीं आया होता तो मैं आपको कह देता कि जो एक्सपायरी है वो 20,150 के ऊपर होती या इवन 20,200 पर होती। अभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन इसमें एग्जिट पोल का इशू आ गया। अच्छा, अब लेकर आइए आप 2 ऑप्शंस के आंकड़े। एक तरफ रख दीजिए 20,150 20,100 की कॉल और एक तरफ आप रख दीजिए 20,000 की पुट। आज मार्केट में हुआ क्या है? आज ऑप्शन राइटर्स ने इन 2 स्ट्राइक्स को चूज़ किया पूरा प्रीमियम ईट करने के लिए, और दोनों के प्रीमियम जो है वो आपके स्क्रीन पर आएंगे। ये 20,100 की कॉल है, अब 11 रुपये रह गए हैं यहाँ मात्र प्रीमियम, और ओपन इंटरेस्ट 2.25 करोड़ का। और दूसरी तरफ आएगी आपके पास 20,000 की पुट, 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और सिर्फ 2 रुपये प्रीमियम रहेगा। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि ये ओपन इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हम तो नॉर्मली हर एक्सपायरी पे 4-4 करोड़ का, 5-5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। भाई साहब, उसमें ये फ़र्क है कि ये वाली जो एक्सपायरी है ना, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में डिवाइड हो जाता है वो ओपन इंटरेस्ट। पहले क्या हो रहा था, पहले हर थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होती थी। अब क्या हो रहा है कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है। तो थर्सडे को निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम लगता है लोगों को मंथली वाले में। उसका रीज़न है क्योंकि भाई पैसा तो लिमिटेड है ना, वो आधे लोग बैंक निफ्टी में भी लगे हुए हैं। इसके लिए बैंक निफ्टी पर जहाँ तक रणनीति है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। कल लग रहा था बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिखा दिया, लेकिन आज फिर रेंज में फंस गया बैंक निफ्टी। आज फिर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक रेंज है 44,300 टू 44,600, इस रेंज में ही आपको मार्केट को अप्रोच करना है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ वीरू, 320 पे आप सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाइए और उसके बाद एक फ्रेश व्यू कर लीजिए। ओके, तो आपको इंडस्ट्रीज पे एक रीजनेबल अप्रोच यहाँ मालूम चल गई, और क्या क्या सजेशंस हैं इस आखिरी 1.5 घंटे के लिए और कल के लिए भी। तो इंडस्ट्रीज पर आपको एक रुझान किस तरफ का है, कैसा है, वो एक सेंस मिल गया यहाँ पर। और याद रखिएगा, एक टर्बुलेंस भरी राइड के लिए अगले 1.5 घंटे में कुछ स्टॉक्स जिनको मैं क्लोजिंग में मार्क करूँगा वो आपकी स्क्रीन पे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे एग्जैक्टली एग्जिट पोल और उसमें क्या आता है, तो क्या एग्जैक्टली बाजार का स्वरूप होगा, उस पर बातचीत करेंगे शुरू में। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स मार्क कर देता हूं जहां पर आपको नज़र रखनी है। इस क्रम में सबसे ऊपर जिन स्टॉक्स का जिक्र मैं करूंगा, दैट्स SBI लाइफ।
आपकी स्क्रीन पे अभी भी डी हाई की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सुबह बातचीत भी हुई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप इसमें नेक्स्ट सीरीज में, दिसंबर की सीरीज में दिखा गया है। दूसरा स्टॉक है दैट्स आयशर मोटर्स। ये आपकी स्क्रीन पे दिसंबर फ्यूचर्स हैं, याद रखिएगा। 6.44 लाख 11-12% है। आयशर मोटर्स एक क्लियर एज पे बैठा हुआ है, इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे करीब करीब 3 लाख शेयरों का 11.25% का बिल्डअप है। ग्रेनुअल्स फार्मा स्पेस में याद रखिएगा एक क्लियर रेंज ब्रेकआउट, मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट हुआ है इसमें आज। यहाँ पर भी रोलोवर्स प्लस नेक्स्ट मंथ का बिल्डअप, आई मीन विद इंप्रूव कॉस्ट ऑफ कैरी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे चेंज देखिए, गजब का 47 लैक्स। और एक और स्टॉक जिसने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया ऑलमोस्ट, दैट्स M&M। आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव और ऑल टाइम हाई, और आप ओ एडिशंस देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये 4 स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी है। लेकिन अनुज, अभी तक शायद हमने ये 1.5 घंटे का एक एग्जैक्टली पिक्चर क्या होगी निफ्टी बैंक की, उस पर बातचीत करी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एग्जिट पोल में क्या है क्या नहीं है हमको नहीं मालूम है, बट एग्जिट पोल से पहले जो बाजार ने ये 300 पॉइंट का स्विंग दिया, ये क्या सोच के दिया, और उससे अगर हम डेविएट होते हैं तो बाजार क्या करेगा, इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, मैं बताता हूँ जो मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि मार्केट ने क्या पचाया है और क्या मार्केट को सरप्राइज कर सकता है। ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे सारी बात यहाँ पे आ जाती है कि मार्केट ने क्या पचाया है और क्या सरप्राइज कर सकता है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन नहीं, रादर जो लोगों से बात करके जो निकल के आ रहा है, मार्केट ने क्या बचा लिया। मार्केट ने बचा लिया कि राजस्थान जाएगा बीजेपी के पास और MP और छत्तीसगढ़ जाएंगे कांग्रेस के पास। अच्छा, तेलंगाना और मिजोरम की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम नॉर्दर्न बेल्ट की बात कर रहे हैं। वो मतलब जो स्टेट्स जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसके लिए। तो ये मार्केट ने एक प्राइसिंग किया हुआ, ये 3 स्टेट्स का गेम है बेसिकली। बाजार को क्या सरप्राइज कर सकता है? देखिए, बाजार को 2 चीज़ें सरप्राइज कर सकती है। एक तो MP में कांग्रेस की जीत का मार्जिन, अगर नेक एंड नेक है तो ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 140 के साथ कांग्रेस जीत गई फॉर एग्जांपल, तो वो एक नेगेटिव सरप्राइज होगा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो। या फिर राजस्थान में फॉर एग्जांपल अगर जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है फॉर एग्जांपल बीजेपी के लिए, तब एक सरप्राइज फैक्टर ये है। दूसरा सरप्राइज फैक्टर है कि या तो कांग्रेस 3-0 से जीत जाए, मतलब तीनों स्टेट्स कांग्रेस जीत जाए, या फिर बीजेपी 2 स्टेट्स निकाल ले। अब तक बात हो रही है सिर्फ एक की, बीजेपी 2 स्टेट्स निकाल ले, फॉर एग्जांपल राजस्थान के साथ साथ MP भी निकाल ले, या राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी निकाल ले फॉर एग्जांपल, तब ये एक बड़ा सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। तो मार्केट में अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन आना है तो वो इन 2 केसेस में आना है, या तो 3-0 कांग्रेस या 2-1 बीजेपी। 2-1 बीजेपी में गैप अप, 3-0 कांग्रेस में गैप डाउन। ये आपके लिए एक बेसिकली एक्सट्रीम्स है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो ये एक लाइकली पिक्चर जो मतलब अभी तक बाजार ने क्या सोचा और क्या सोच के बेस्ट केस सिनारियो में जो अपने ये स्विंग दिया पिछले 4-5 दिन में या फिर इस हफ्ते में, और अगर इससे डेविएट होते हैं तो क्या लाइकली टू बी मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, बिहेवियर होगा, या फिर गैप डाउन या फिर गैप अप। खैर अनुज, आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम के में आज का क्रम। बिल्कुल वीरू, चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको क्रम बताएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, आज हम गेनिंग स्टॉक से साथ ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% ऊपर, SBI लाइफ 2% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प में शानदार तेजी 2% ऊपर, और डीवीज लैब्स ये भी करीब करीब 2% ऊपर। ये सारे के सारे इंडेक्स के स्टॉक्स। FNO में इंडिया सीमेंट 9% की रैली एक्सपायरी वाले दिन, गेल में 6% की रैली, ट्रेंट में 4% की रैली, और BHEL में फिर 4% की रैली। शानदार मूव, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, मन्नपुरम फाइनेंस और टाटा पावर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको आज थोड़ा सा लूजिंग साइड पर दिखाई देंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, आपको अब बताते हैं कि हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है कमाई का अड्डा में, वो कौन है। फंडामेंटल्स पर आज हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के थ्रू आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ गाबा सर, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, रचना वैद्य और प्रशांत सावंत जुड़ने वाले हैं। 2:20 पर आज होने वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में क्या फैसले आ सकते हैं, हम बताने के लिए लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे। 2:30 बजे कल से आने वाले नवंबर ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर यतिन बताएंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट करें। 2:35 पर आज लिस्ट हुए टाटा टेक शेयर पर एक खास डिटेल
डिस्कस करेंगे सुमित के साथ। 2:45 पर आज से लागू हो रहे MSCI इंडेक्स में क्या होंगे बदलाव, ये बताएंगे यतिन। और 2:50 पर बिग मार्केट वर्सेस में हमारे साथ होंगे कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय। 3 बजे डीलिंग रूम चेक और 3:10 पर BTST STBT कॉल्स। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके साथ। चलिए फिर अब चलते हैं अपने गेस्ट के पास और कॉल्स लेते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून। इस समय का ट्रेड है अंबुजा सीमेंट। स्ट्रक्चरली ओके है, बहुत अच्छा बेस बना है, वहां से बाउंस मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम। 441 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 435, टारगेट है 450। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए अंबुजा सीमेंट। ओके, गाबा सर की पिक हो गई अंबुजा सीमेंट। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक। अभी के लिए इंडियन होटल में जा रहा है। इंडियन होटल का दिसंबर का सीरीज 430 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 10 रुपये 80 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 7 रुपये का एंड टारगेट्स ऑफ 16 एंड 19। ओके, इंडियन होटल्स 422 पे आप मार्क करते हुए लगभग 422-45 पर ट्रेड करता हुआ। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, डिक्सन पे खरीदारी करनी है। मैंने शायद इस पे कल भी बात की थी जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे, उसके ऊपर गया था। और पैटर्न इतना पॉजिटिव है कि आई थिंक इस बार ये अपने जो एक 5600 वाला हर्डल है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे भी आप डिक्सन में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 5440 के रहेंगे। 5440 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5650 के टारगेट सेट करिए। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में आप 5500 वाला दिसंबर का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 217 रुपए 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 174 का इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 320 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, डिक्सन यहाँ पे 5500 की कॉल भी आपके पास विकल्प है 226 पे ट्रेड करते हुए। डिक्सन 5518 पे याद रखिएगा अपने 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। अभी हालांकि मार्क बाकी है, वो इंट्राडे बेसिस पे एक स्विंग हाई लगाता करीब 56-24 का, और वो तारीख थी आई थिंक 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे। यहाँ पे हम दिसंबर के फ्यूचर्स की ऑब्वियसली बात करेंगे। यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 5510 पे और अपसाइड पे काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है इसने आज सुबह से। मिड डे में अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा है, जिसके बाद दूसरी अपस्विंग की कोशिश में लगा है। तो मेरे हिसाब से पहला टारगेट होना चाहिए इसका 5600 और दूसरा टारगेट होना चाहिए 5630। तो SL 5510 पे और 5600 एंड 5630 के दो टारगेट्स। ओके, चलिए अब धर्मेश कान को जोड़ लेते हैं। धर्मेश जी गुड आफ्टरनून, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए आज इवेंट है और इवेंट को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहिए। तो RVNL रेलवे इंफ्रा स्पेस से उस पर बाई कॉल करने की सलाह रही रेल विकास निगम लिमिटेड पर, बिकॉज ये पिछले 1.5-2 महीने में कुछ चला नहीं है और फंडामेंटल्स इसके अभी भी वही हैं जो 2 महीना पहले थे। काफ़ी इंटैक्ट फंडामेंटल्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बुक टू बिल रेशियो अराउंड 3x के आसपास का है। ROE 20-22% का है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इनकी 20-22% की रही है और मार्जिन्स भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बिनाइन है तो मुझे लगता है वो भी अच्छा रहेगा। सो उसके लिहाज से 164 पर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। लंबा एक कंसोलिडेशन हो रखा है, यहाँ से अपस्विंग चालू होनी चाहिए। और जिस तरीके के नतीजे आप बता रहे थे, अगर 2-1 होता है तो उसका फिर डायरेक्ट बेनिफिट इसको भी मिलना चाहिए, एक सेंटिमेंटल बेनिफिट रहेगा। हालांकि फंडामेंटली 1 साल के नजरिए से 210 का प्राइस टारगेट है। इट्स बाई नाउ एंड बाई ऑन एनी डिप्स। ओके, RVNL 163.75 पे आज रेलवे स्टॉक्स को आपने पिक किया है और ये काफ़ी समय से मतलब अपने क्रिटिकल एवरेजेस के ऊपर अराउंड 160-165 के आसपास टहल रहा है और ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आप देखिए सारी कॉल्स पूरी हो गई, जो टेक्निकल्स कॉल्स हैं F2 और फंडामेंटल कॉल्स प्रशांत जी की हो गई, ये धर्मेश कांत जी की हो गई RVNL। अब 1-2 स्टॉक्स को और पिक करते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। एक बार आप जिसे स्पॉटिंग कहते हैं हम लोग, जो अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहे हैं उन स्टॉक से बातचीत शुरू करते हैं। मानस एक बार देखिएगा आप ABB की प्लेसमेंट और
मेरे ख्याल से जो इसके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था, उसके बाद चला गया साइडवेज स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, 200 EMA भी छुआ और इसने पूरी की पूरी नवंबर की सीरीज में मानस रेस्ट लिया है कुछ क्रिटिकल एवरेजेस के ऊपर। क्या अब ये शूटअप की तैयारी कर रहा है वहां से? आपका व्यू 23-43-24 पर? बिल्कुल, देखिए पूरा मंथ स्टॉक निकाल दिया कंसोलिडेशन में और ये कंसोलिडेशन 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज के कैंडल और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद अब स्टॉक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और जब भी देखिए ये 4420 के ऊपर निकलेगा तो आपको जो नया टारगेट होगा वो 4600-4650 की रेंज में होगा। आई थिंक चांस लेना चाहिए क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टॉक का वो पॉजिटिव है। ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले वो बेहतर रहेगा। आई थिंक जो दिसंबर मंथ का माफ करिए, इसमें ऑप्शन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी दिख नहीं रही है, तो आई थिंक कैश में आप डिलीवरी लेके ट्रेड कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। 4250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ये एज्यूम करना है कि जो 4420 का स्टॉप रेजिस्टेंस है वो ब्रीच करेगा और कम से कम 4600 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। ओके, चलिए कुछ ही देर में लक्ष्मण जी को भी जोड़ेंगे एक एक्सक्लूसिव खबर के लिए। और एक खबर जो अभी अभी BSE पर आई है, डेल्टा कॉर्प ने पेनिनसुला लैंड में इन्वेस्ट किया है और करीब करीब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। पेनिनसुला लैंड भी लिस्टेड कंपनी है, इसके लिए मैंने उस खबर का जिक्र किया। तो दोनों स्टॉक फोकस में रहेंगे आपके, डेल्टा कॉर्प और पेनिनसुला लैंड। पेनिनसुला लैंड में सर्किट लग चुका है वैसे, अपर सर्किट ये, और इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो 44 रुपीज़ पर शेयर पर हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ आर्बिट्राज बची है और ये एक इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ रही है। खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स पर और मार्केट्स पर फोकस करते हैं। इंडिया सीमेंट में आज क्या हुआ? ये 10% का मूव करीब करीब। धर्मेश जी, क्या व्यू है आपका इंडिया सीमेंट्स पर इस समय? शानदार मोमेंटम आज। देखिए सीमेंट स्पेस पे तो पॉजिटिव व्यू है, बट वहाँ पर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इंडिया सीमेंट में काफ़ी अच्छी मूव आई है, कारण तो मुझे भी नहीं पता है कि क्यों इस तरीके की मूव आई है, बट थोड़ा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिप्रेस रहता है ये नॉर्मली। बट मुझे अगर सीमेंट स्पेस से ये स्टॉक पिक करना हो तो मुझे लगता है कि ICC अंबुजा अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं मौजूदा प्राइसिंग के हिसाब से, जो वैल्यूएशन मल्टीपल के हिसाब से। और आने वाला जो क्वार्टर है Q3 एंड Q4, ये दोनों ही एबिटा पर टन के हिसाब से अराउंड 100 बेसिस पॉइंट का उधर भी एक इजाफा देखने को मिलेगा सारे सीमेंट कंपनियों से। तो वहाँ पे इनका एडवांटेज है, पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। अल्ट्राटेक एंड रैमको ये सब काफ़ी चल रखे हैं, सो वहाँ पर थोड़ी अवॉइड करने की सलाह है। बास्केट वॉल्यूम वाइज अट्रैक्टिव है, प्राइस रियलाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि ये ले पाएंगे, वॉल्यूम से ही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहेगी एंड वहाँ पे ICC मुझे अट्रैक्टिव है। इंडिया सीमेंट आई डोंट हैव एनी क्लू अनुज की आज इस तरीके से क्यों चला है। ओके, इंडिया सीमेंट्स पे आपका व्यू, और आई थिंक वहाँ पे अपने रिव्यूज़ को रिजर्व कर रहे हैं थोड़ा सा, और 253 पे हालांकि ये स्टॉक इटसेल्फ ट्रेड करता हुआ डे हाई पर 8.5% ऊपर। आज हमने 12 बजे जिस ट्रेड की चर्चा की थी वो था अपोलो हॉस्पिटल्स। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, एट 5535 प्रशांत ने इस पर एक बाय कॉल भी दी थी, ऑप्शन ट्रेड भी दिया था और अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। रचना जी, जरा अपोलो पे अपना व्यू दीजिएगा। इस बार की अर्निंग्स जिस बाजार को जिन जिन स्टॉक से पसंद आई है उसमें से एक ये भी था। और अपोलो हॉस्पिटल्स पर रचना जी, अभी कोई ऑप्शन ट्रेड आपको, सिंस हम दिसंबर की सीरीज में अब एंटर कर चुके हैं, अगर फ्यूचर्स के जरिए ना ऑप्शन के जरिए अप्रोच करना हो इस ट्रेड को, तो वो क्या रहेगा? जी, अभी मैंने जो 2 बजे कॉल दिया उसमें अपोलो हॉस्पिटल की हमने बात करी और मेरे हिसाब से ये 5600 की तरफ बहुत ही जल्दी जाना चाहिए। और हमने यहाँ पे जो बात करनी है अब वो ऑब्वियसली अगले एक्सपायरी के हिसाब से करनी है। तो यहाँ पे अगर हम अगले एक्सपायरी के हिसाब से 5500 की कॉल ऑप्शन की अगर बात करें तो 194 पे है ये, और यहाँ पे अगर 140 को सस्टेन करता है ये लेवल तो ऊपर वाली साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 230 एंड 250। चलिए अब एक काम करते हैं, एक लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं इस खबर के लिए। और जो खबर आपको आ रही है, डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल की जो बैठक है वो ख़त्म हुई है और इस पर लक्ष्मण जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए किस लेवल के सौदे अप्रूव हुए हैं और क्या जानकारी है आपके पास?
जी गुड आफ्टरनून। दरअसल अभी अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक खत्म हुई है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक चल रही थी। और इस बैठक में जो फैसला हुआ, उस सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस बैठक में 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है घरेलू एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने को लेकर के। घरेलू एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जाएगा, इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए होगा। और बता दूं कि ये जो अभी प्रस्ताव होता है, इसको कहते हैं तकनीकी तौर पर अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके टेंडर के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे, कमर्शियल नेगोशिएशन होगा। और इससे पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो बनाने का अनुभव अगर कहें तो आपको कोचिन शिपयार्ड के पास था। तो इस लिहाज से ये फैसला 40,000 करोड़ रुपए में घरेलू एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। दूसरा भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिली है, वो है आपको 97 यानी 97 तेजस फाइटर जेट खरीदा जाएगा। ये 97 तेजस फाइटर जेट जो खरीदा जाएगा, उसकी कुल कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये भी आगे चलकर टेंडर निकलेगा, फिर टेंडर निकलकर कंपनी को दिया जाएगा। इससे पहले तेजस फाइटर का जो टेंडर निकला था, उस टेंडर में एचएएल ने उस टेंडर को जीता था। और एचएएल ये पहले किस्त का बना रही है, अब ये दूसरे किस्त के लिए यहाँ पे सरकार ने मंजूरी दी है तेजस एयरक्राफ्ट का। और तीसरा जो प्रस्ताव जिसको मंजूरी मिली है, वो तीसरा आपको प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर के 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इस प्रस्ताव को भी यहाँ पे मंजूरी मिली है। तो कुल मिलाकर 1,40,000 करोड़ रुपए के घरेलू इक्विपमेंट खरीदने, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो कि घरेलू कंपनियां बनाएंगे, वो एक शर्त रहेगी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस समय सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स फिर से एक बार हरकत में आते हुए, और खासतौर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड, दोनों शेयर्स अब इस समय डे हाई पर। लक्ष्मण जी की इस इंफॉर्मेशन के बाद धर्मेश जी, डिफेंस स्टॉक्स हर लेवल पर महंगे लगते हैं ये, लेकिन हर लेवल से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या किया जाए? अनुज, सिंपल रीज़न है कि हर लेवल पे एक न एक इनको अच्छे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, और मेक इन इंडिया का इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और जिस तरह से सरकार का रुझान है और जो एग्रेशन है, वो इन कंपनियों के अब वर्किंग में भी दिखने लगा है। बिकॉज ये डिलीवरी होने लगी है, जो पहले काफ़ी लंबा लंबा इनका बैकलॉग होता था एग्जीक्यूशन का, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। वर्किंग कैपिटल साइकिल इनकी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी सुधरते हुए नजर आए। एचएएल हालांकि काफ़ी चल रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपके चार्ट पर मैंने कभी 1800 से रेगुलर रिकमेंड किया है, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें काफ़ी जूस है, काफ़ी दम है। इन सब ऑर्डर के बाद इनका जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड 85 से 90,000 करोड़ हो जाएगा। अभी 72,700 करोड़ के आसपास बैठा हुआ है। तो 3x प्राइस बुक टू बिल रेशियो, तो ऐसी विजिबिलिटी मिलती है, और काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। कोचिन शिपयार्ड देख सकते हैं, हालांकि 40,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। कितना पार्ट ये करेंगे वो कहना मुश्किल है। 2,500 से 2,700 करोड़ का ये साल का इनका रेवेन्यू रहता है, बट बेनिफिट इसको भी होगा। इनके भी हो सकते हैं कि फाइनेंशियल में काफ़ी सुधार हो। इसके साथ एक स्टॉक और आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो दैट इज एलिकॉन इंजीनियरिंग, जिन्होंने आईएनएस विक्रांत के इंजन बनाने में इनके प्रोडक्ट सप्लाई किए थे, तो उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा। सो समिट अप, मुझे लगता है कि ये बास्केट लेके जब तक आप बैठे रहें, बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेगा, बट आने वाले 2-3 साल तक तो मुझे कोई पूरे क्षेत्र में कोई मंदी नहीं दिख रही है। के चलिए, तो ये इस समय फंडामेंटल रहा है। शिल्पा जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या किया जाए यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से? जी, यहाँ पे एचएएल की हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है। दिसंबर सीरीज में आप 2400 का कॉल ऑप्शन, आप इसमें एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उसी को अभी देख रही थी। आई वाज जस्ट होपिंग कि यू लास्ट मी एंड आई विल टेल यू। यहाँ पर 2400 का जो कॉल ऑप्शन है दिसंबर का, ये रफली 95 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे 60 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट्स ऑफ 140 से 170 के 2400 की दिसंबर की कॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की आप ले सकते हैं यहाँ पर। और अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है डिफेंस स्टॉक्स में, कहीं कोई गड़बड़ है नहीं यहाँ पर। एक बार जरा लेकर आइए अल्ट्राटेक सीमेंट, और अल्ट्राटेक सीमेंट 3.25% ऊपर इस समय, एकदम डे हाई पर ये स्टॉक। आई थिंक आज सुबह ये सचिन ने पिक किया था मेरे ख्याल से। यहाँ पर ये स्टॉक एक अच्छी तेज़ी इस समय दिखाता हुआ। अब मानस, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे यहाँ पर? काफ़ी शानदार मोमेंटम है अल्ट्राटेक। देखिए, आज के ब्रेकआउट के बाद आई थिंक अल्ट्राटेक में आप 9,500 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो करंट लेवल से 500-600 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक ऑप्शन में ट्रेड लेना बेहतर है, क्योंकि 3-4 दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिल गई है। तो दिसंबर मंथ का जो 9,000 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं।
उसके प्राइस 234 के आसपास चल रहे हैं। उस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 159, 160 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। वाकई अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज। आई थिंक सेकंड ट्रेड प्रकाश सर के बाद जो पहला पिक किया गया था, मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा धर्मेश, हमने पिछले कुछ सेशंस में गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। आज टाइटन एक बार फिर से अपने क्लोज होगा करियर के हाईएस्ट लेवल पे। और गोल्ड रिलेटेड इस पूरे के पूरे स्पेस में अभी आप लोगों ने क्या कुछ चेज किया है क्या? और स्पेशली अब तक इस पूरे मूव में एनबीएफसी के क्लस्टर में गोल्ड फाइनेंस कंपनीज ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बेटर क्या लग रहा है इस स्पेस में, और स्पेशली जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है उसमें? जी विनोद, देखिए टाइटन में जो चेस किया था, जब 3-4 महीने पहले करेक्शन हुआ था तो वहाँ पे इसको हम लोगों ने पिक किया था और काफ़ी पुश भी किया था। और फिर फेस्टिव सीजन भी आने वाला था, उस हिसाब से वो एक स्वाभाविक ट्रेडिंग बेट बनता था जहाँ पर फंडामेंटल वैल्यूज भी हैं। और टाइटन के जिस तरीके से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्लस जो नए स्टोर्स डाल रहे हैं, और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में टाइटन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। वैल्यूएशन हमेशा से महंगा रहा है, और सिंस ये एक अपने क्षेत्र में सबसे पहला इस तरीके से ये आया था ज्वेलरी सेगमेंट पे, तो उनका एक प्रीमियम इसको मिलता रहा है कंपेयर टू अदर ज्वेलर्स। जैसे सेंको गोल्ड हो गया तो वो का भी एक अच्छा विकल्प है टाइटन के यहाँ पर, जो कि वैल्यूएशन पे थोड़ा सस्ता है। बाकी पीसी ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर्स है तो वहाँ पे आई थिंक मोरलेस फेयरली प्राइस्ड हैं। तो ये सेगमेंट चल रहा था। रही बात गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की, तो वहाँ पे थोड़ी हम लोगों ने वो ट्रेड मिस हुआ, या ये कहना पड़ेगा कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस तरीके की मजबूती उसमें दिख रही, तो पहले तो वो सब समझ में आता था बिकॉज यूएस पे काफ़ी अनसर्टेनिटीज थे, बट अभी सब कुछ सेटल हुआ दिख रहा है। फिर भी गोल्ड प्राइसेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के रुख में ही है। $2000 के ऊपर वो चल रहा है गोल्ड का प्राइस है। उसका एडवांटेज इन सारे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को मिलना चाहिए। सो मुथूट तो मन्नापुरम एज इक्वली वेट करके अगर आप ले तो दोनों ही बेटर विकल्प लगते हैं अगर गोल्ड फाइनेंस कंपनी को खेलना है। बट यूजुअली ये जो गोल्ड फाइनेंस की जो कंपनीज होती है वो हम लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम लोगों ने रिकमेंड नहीं किया है। इससे ये मतलब नहीं कि फंडामेंटली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, बट सिंस ये कि इनकी जो एलटीवी है, लोन टू एसेट वैल्यू जो चलती है, वो एक एसेट जो है वो गोल्ड थर्ड पार्टी एसेट पर बेस्ड है, जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है डे टू डे बेसिस पे, इसलिए वी अवॉइड दैट। ओके, तो आपने टाइटन पे व्यू सुना धर्मेश जी का, और अवॉइड कर रही हैं एनबीएफसीज में इस गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के चंक को। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आई है गेल। आई थिंक कल ही किसी की कॉल में अपीयर हुआ था, अभी मेरे पास वो स्टैट्स नहीं है, बट गेल अब 132.85 पे अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। और इसने अभी अभी अगस्त 2018 के स्विंग हाई को पार किया। रचना जी, अगर आप रीड कर पाएँ गेल को एक बार, और इसने बहुत वक्त लिया इस कंसोलिडेशन, इस ब्रेकआउट से पहले एक कंसोलिडेशन हुआ मई 2021 से लेकर जून 2023 तक। फाइनली वो ब्रेकआउट है अप्रॉक्सीमेटली 118-115 के जोन में। अब जिस टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट बना है, और उसमें लाइकली टू भी अगर डिलीवरी पे काम करना हो तो क्या सेंस बनता है? 132 के ऊपर अगर सेटल हो गया तो कहाँ तक का मूव देगा ये? जी, जहां तक गेल की बात है, यहाँ पे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम्स में तो दिस इज लुकिंग वेरी गुड। एंड यहाँ पे लॉन्गर टर्म के हिसाब से कोई पोर्टफोलियो में एडिशन भी करना चाहे वो कर ही सकते हैं। जो भी आज के दिन में मूवमेंट आई है, अगर उसकी बात करें तो दैट इज 3-4 दिन की मूवमेंट उसने आज एक दिन में दे रखी है। तो जिनको शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है उनको थोड़ा पुल बैक के लिए इंतजार करना चाहिए। बाकी जिनको हायर टाइम फ्रेम के लिए उस हिसाब से प्ले करना है, उनको 120 के एक सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी हमें 150 की तरफ और उसके बाद 150 प्लस की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बताते हैं आपको कि अब बाजार की नज़र है कहाँ पर। कल से आएंगे ऑटो सेल्स के आंकड़े, और कैसे रह सकते हैं इस बार नवंबर के ऑटो सेल्स के आंकड़े, ये डिटेल्स लेकर यतिन जुड़े हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए।
कल से ऑटो सेल्स के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे और नवंबर का महीना फेस्टिविटीज का महीना था, तो बेहतरीन नंबर्स एक्सपेक्ट कीजिए, खास करके टू व्हीलर सेगमेंट में। नुमुरा के एस्टिमेट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी सेल्स होनी चाहिए। अशोक लेलैंड की अगर हम साल दर साल बेसिस पे बात करें तो लगभग 15% की ग्रोथ यहाँ आती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है और लगभग फ्लैट ग्रोथ यहाँ आती हुई दिखाई पड़ेगी। लगभग 75,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फोर व्हीलर प्लेयर्स की बात करें तो मारुति की सेल्स अच्छी होनी चाहिए, लगभग 5% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है। लगभग 1,65,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यहाँ अनुमानित है। और जहाँ तक कि M&M ऑटो का सवाल है, यहाँ भी अच्छी बिक्री होगी। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 21% की ग्रोथ यहाँ। और अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ बड़े बेस के बावजूद अच्छी बिक्री एक्सपेक्टेड है। लगभग 32,000 यूनिट्स ट्रैक्टर की बिक्री का अनुमान है M&M के लिए। जहाँ तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, बम्पर महीना रह सकता है नवंबर का। जहाँ तक कि बजाज ऑटो का सवाल है, यहाँ 23% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ेगी। जहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, यहाँ भी 85,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है नवंबर के महीने में, तो बहुत ही बढ़िया सेल्स यहाँ आती हुई दिखाई पड़ेंगी। जहाँ तक कि हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, रूरल मार्केट्स और फेस्टिव सीजन सेल्स बहुत ज़बरदस्त रही हैं और इसीलिए 27% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। और टीवीएस मोटर्स का सवाल है, एक्सपोर्ट मार्केट्स अच्छे हैं, रूरल मार्केट्स अच्छे हैं, स्कूटर सेल्स अच्छे हैं, तो यहाँ भी आपको दिखेगी ज़बरदस्त 34% की ग्रोथ आपको नवंबर के महीने में। ओके, अच्छा अब जरा देखते हैं कुछ ऑटो स्टॉक्स को। इस महीने के आप टॉप गेनर्स देखिए, सॉर्ट करिए टॉप गेनर्स। बीपीसीएल के बाद टॉप गेनर्स में हीरो मोटोकॉर्प महीने का 24% गेन, आयशर मोटर्स महीने का 18% गेन, बजाज ऑटो महीने में 15% की गेन, महिंद्रा एंड महिंद्रा 13.5% के गेन एक महीने में, इस महीने में रादर, और टाटा मोटर्स 12.5% के गेंस। मतलब एक बास्केट ने, एक बार ऑटो इंडेक्स दिखा दीजिए, एक महीने का चार्ट ऑटो इंडेक्स का। इंडेक्स ने आपको डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पर 10% के। धर्मेश जी, ये क्या है यहाँ पर, क्यों इतने बड़े मूव्स आए और इन लेवल्स पर डर लग रहा है या फिर अभी भी बाय है यहाँ पर? देखिए अनुज, मुझे लगता है 80% ऑफ द मूव तो कैप्चर हो रखा है, बिकॉज ये जो लेवल्स है वैल्यूएशन के हिसाब से ऑलमोस्ट +1 स्टैंडर्ड डिवीजन के आसपास पहुंच गया, एटलीस्ट हीरो मोटोकॉर्प का तो एंड बजाज ऑटो का। बट ये जो सेल्स आया है, जो सेल्स का आंकड़ा आने का अनुमान है नवंबर में, और ये अक्टूबर में जो नंबर आया था या सितंबर में आया था, ये एक पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल पे ये नंबर्स आ रहे हैं। आप में 6.5% के रेपो रेट के जो इंटरेस्ट साइकिल चल रहा है आरबीआई का, 10-11% के आसपास का लोन रेट पड़ता है, वहां पर ये नंबर आपको देखने को मिले। ईएमआई जिस रेट पे कैलकुलेट होती है, आने वाले दिन में जैसे जैसे इन्फ्लेशन घटता जा रहा है तो मुझे लगता है कि वहां तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो उसका एक पुश मिलेगा। दूसरा जो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि अनुज, अभी जो आने वाला समय है 5-6 महीना, हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन में, और नॉर्मली इलेक्शन से पहले जो 3-4 महीने का देखा जाता है, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में काफी अच्छी बिकवाली होती है और अफोर्डेबल कार्स की बहुत जल्दी वहां पर थोड़ी बिक्री बढ़ जाती है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। तो मुझे लगता है ये जो सेल्स ट्रैक्शन है, जो रन रेट आ रहा है अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज में, ये मेंटेन रहेगा। फेस्टिव सीजन भी आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन के साथ मैनेजेबल सीजन भी आ जाएंगे, फरवरी-मार्च में वो चालू हो जाता है। और यहाँ पर जो स्टैंड आउट स्टॉक्स है, मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो, ये टू व्हीलर स्पेस से सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हीरो का तो खैर डोमेस्टिक बिजनेस चल ही रहा, वो बढ़ता रहेगा। बजाज ऑटो का इंटरनेशनल बाजार जो है, वहां पर भी इनको धीरे धीरे ट्रैक्शन मिलने लगा, तो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों मैच कर जाएंगे। प्लस प्रीमियम सेगमेंट में ये सारे आ रखे हैं। सो मुझे लगता है हीरो, बजाज, M&M एंड मारुति, ये 4 का बास्केट बना के अगर चले तो आपने जो अभी नवंबर के महीने के गेन्स बताए ना, वो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने में उतने गेन और मिलने चाहिए। गाबा सर, टेक्निकली कोई स्टॉक जहां अभी भी बाय कर सकते हैं ऑटो स्पेस में? यस, मुझे अशोक लेलैंड फ्रॉम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है और मेरे पास है भी। एज फार एज शॉर्ट टर्म में कंसर्न, आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बेहतर ट्रेड बनता है। 1652 का स्टॉप है, 1640 का कोई स्टॉप अगर चले तो मुझे लगता है ये करीब 1700 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, जो पैटर्न है इसमें और भी अपमूव बाकी है। ओके, M&M आज प्रकाश सर की कल भी कॉल M&M थी, है ना प्रकाश सर? बिल्कुल। और अशोक लेलैंड डायरेक्टर साहब बता रहे हैं आपका पोजिशनल है। मोह ना जाए मेरा। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए अनुज। कभी कभी
ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि यार लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ अप्लाई होगा कि नहीं होगा। हाँ। अगर मैं ट्रेंड के चार्ट को थोड़ा सा अपने टर्मिनल पे स्क्यूज करके देखूँ ना, स्कीज करके, ट्रेंड 2790 कहाँ जाके रुकेगी इसकी ये पारी? यहाँ भी वही फार्मूला लागू है, बस चलते जब तक चल रहा है चलने दो है। देखिए एक चीज़ हो रही है वीरू, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेंड और टाइटन ये दोनों के दोनों स्टॉक्स और आपको पता है एक चीज़, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में टीसीएस का हिस्सा लेस देन 50% है, पहली बार। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो टीसीएस ने अंडर परफॉर्म किया है और दूसरी तरफ बाकी के जो स्टॉक्स हैं, ट्रेंड, टाइटन, टाटा मोटर्स और अब तो खैर टाटा टेक भी लिस्ट हो गया तो ये और थोड़ा सा स्क्यू हो जाएगा, टाटा एलेक्सी, इन सब स्टॉक्स ने बहुत आउट परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से एक मार्केट का थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर आ गया टाटा ग्रुप को लेकर और मार्केट इन सारे स्टॉक्स को री रेट कर रहा है। एक सिर्फ टीसीएस को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स री रेट हुए हैं। आई थिंक ट्रेंड में एक और चीज़ है वीरू, वो जो ज़ूडियो की बात होती रहती है ना, अब मैं ज़ूडियो मुझे हर जगह दिखने लगा है। मैं अभी जब ऋषिकेश हरिद्वार जा रहा था तो उससे पहले हमारी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से थी, तो हम उससे पहले उससे आसपास एक मॉल ढूंढ रहे थे, वहाँ पैसिफिक मॉल करके रहा, वहाँ पे भी मैंने देखा कि ज़ूडियो का बहुत बड़ा आउटलेट था। तो वो अपने आप को एक तरीके से जो प्रीमियम उसमें कन्वर्ट किया है उसने, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया ट्रेंड के ऊपर। एंड आई थिंक टाइटन में हमने डिस्कस किया था, टाइटन में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था जब उन्होंने वो कैरेट लेन में बाकी का स्टेक एक्वायर किया था उसके बाद। तो ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है एक पूरा टाटा ग्रुप में एक जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो है ये। यही ट्रस्ट आपको आज टाटा टेक में भी दिखाई दिया कि किसने जो मर्जी बोला हो कि इतना प्रीमियम क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक टाटा नाम एसोसिएटेड था, इसकी वजह से एक रैली आई। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाटा ग्रुप का नाम इसमें एसोसिएट होना, इस वजह से भी ये हो सकता है कि इस तरीके की आपको रैली दिखाई दे रही हो यहाँ पर। बिल्कुल धर्मेश, एक व्यू आपने अभी अनुज का सुना और 2796 पे आपका व्यू क्या है? अच्छा, मान लीजिए जिन लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया 1-1.5 साल पहले 21-22 में, उनको भी अब तक बहुत अच्छा पैसा मिला। आई मीन CY22 में इसकी बिगिनिंग हुई थी 944 पे, इट्स नाउ 2796। एक रीजनेबल अप्रोच आपकी क्या है इस वक्त इस स्टॉक पे? देखिए वीरू, बिल्कुल सही बात है कि डिफाइंग ग्रेविटी चल रहा है और टाटा ग्रुप पे ट्रस्ट फैक्टर तो मतलब शुरू से रहा है, बट हम लोग शेयर मार्केट में वैल्यूएशन जो करते हैं वो अर्निंग्स पे करते हैं और ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, बट उसके हिसाब से नहीं ज़्यादा चलना चाहिए। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि एंजॉय द मोमेंटम, एंजॉय द राइड, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ा ले लें आप। अब मैंने 5-6% की जगह 10 या 12% या 15% का एक स्टॉप लॉस लगा दें और हर रोज उसको रिवाइज करते रहें। जिस दिन लग गया स्टॉप लॉस उस दिन आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे, एटलीस्ट वो पेपर प्रॉफिट तो नहीं रहेगा। और जब तक नहीं लग रहा है तब तक चलने दें, ये रॉकेट जहाज के ऊपर जा सकते हैं, जाने दें से। बिल्कुल, बहुत सही बात कही रमेश ने एकदम। वीरू, मैं एकदम ये बात मैं हर बार कहता हूँ, ऐसे शेयर्स में आप एग्जिट ना मार्केट को तय करने दें, रोज अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, जिस दिन लग गया बस उस दिन लग गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक दिन आपका ट्रेडिंग स्टॉप लग जाए, उसके बाद अगले दिन फिर 10% ऊपर भाग जाए, लेकिन वो फिर खैर मार्केट का फैक्टर है, आपको एकदम लास्ट का हाईएस्ट प्राइस तो मिलेगा नहीं। खैर, अब बात हम टाटा ग्रुप की कर ही रहे हैं तो आज का स्टॉक ऑफ द डे टाटा टेक, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अच्छा, एक बार टाटा टेक लेकर आइए जरा, एक बार टाटा टेक का शेयर एक बार जरा लेकर आइए और अगर पॉसिबल हो, हाँ ये देखिए, ये टाटा टेक इस समय, अच्छा ये BSE पे NSE वाला है, ये हाँ ये NSE का है। तो हाँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम है करीब करीब 4 करोड़ के, 4 करोड़ के NSE पर वॉल्यूम है और BSE पर भी आज इसके वॉल्यूम हुए हैं करीब करीब हाँ 26 लाख। तो ठीक है, 4.5 करोड़ के करीब वॉल्यूम, 1350 के करीब 1300 के करीब एवरेज प्राइस इसका, तो लगा लीजिए हिसाब, करीब करीब 5,500-6 हज़ार करोड़ का आज टर्नओवर हुआ। इसमें से कितनी डिलीवरी होगी, कितना नॉन डिलीवरी होगी, ये पता चलेगा। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर नंबर्स वाइज अभी ये स्टैक्टअप कहाँ पर है, होप है या हाइप है, जानते हैं सुमित से।
तो एक ऐतिहासिक दिन जबकि एक शानदार लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है टाटा टेक की, लेकिन लिस्टिंग के लिहाज से देखें तो करीब करीब 500 रुपए का इशू प्राइस और 1200 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि 140% प्रीमियम पर आज ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा और इतिहास में नवी सबसे बड़ी कंपनी बन गया, जो कि लिस्टिंग के तौर पर हम जानते हैं। किस तरह की रही है पिछले 10 कंपनियों की परफॉर्मेंस, कौन कौन सी रही वो 10 कंपनियां, तो सिगाची इंडस्ट्रीज, पारस डिफेंस, रेलिगर एंटरप्राइजेस, ये उनकी लिस्टिंग डे के दिन गेन। विशाल रिटेल करीब 178% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, ऐश्वर्या टेली 150%, नितिन फायर 150% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और नामों में 140% के गेन्स के साथ लिस्ट हुआ था इकरा और लेटेंट व्यू, और अब 9वें पायदान पर आ गया है टाटा टेक 140% के गेन के साथ, और सालासर टेक इसके साथ 10वें पायदान पर जो कि 140% के गेन के साथ लिस्ट होता है। वैल्यूएशन, इस तरह की शानदार लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन हो चुके हैं 87 टाइम्स टाटा टेक के, जो कि केपीआईटी टेक के मौजूदा वैल्यूएशन से थोड़े से महंगे साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ, पहली छमाही में जो टाटा टेक की आय ग्रोथ थी वो करीब करीब 27-27.5% थी, यहाँ पे केपीआईटी 51% की ग्रोथ के साथ बढ़ा। FY 23 में डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 15.5%, 27% की ग्रोथ थी केपीआईटी टेक में, और मार्जिन साइड मोर लेस दोनों कंपनियों के मार्जिन है वो बराबर के आसपास ही आपको दिखाई पड़ेंगे। टाटा टेक की कुछ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY 20, FY 21, FY 22 में करीब करीब 45% की ग्रोथ थी आय में, FY 21 में, FY 22 में 24% के आसपास की, और पहली छमाही में 28.5% के आसपास की फाइनेंशियल ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन फ्रंट पे 18.5% के आसपास के मार्जिन के साथ FY 22, 23 और 24 में ये कंपनी सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तो रही फाइनेंशियल सिचुएशन। इसके अलावा कंपनी करीब 4414 करोड़ रुपए के आसपास की आय और कैश रफली $15 करोड़ के आसपास जो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है। कुछ कंसर्न भी हैं। कंसर्न टाटा मोटर्स और जो के ऊपर डिपेंडेंस कंपनी कहीं ज़्यादा, और साथ ही साथ कंपनी के जो सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न देखे जा रहे हैं, जहां पे कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक दिक्कतों में है, और रिसेंटली कुछ न्यूज़ फ्लोज भी थे कि उनकी मार्केट कैप में एक बड़ा इरोजन होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब 80% मार्केट कैप विनफास्ट की वाइप आउट हुई है, और विनफास्ट कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो ये कंसर्न भी है। तो एक तरफ वैल्यूएशन थोड़े महंगे साइड पे, दूसरी तरफ पीयर कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता, और तीसरी तरफ जो ये कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं ये कुछ कंसर्न भी हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, इस लिहाज से यहाँ पर आप कॉल लीजिएगा। समित बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेश जी, आज टाटा ग्रुप का ही क्लियर कट एक डोमिनेंस है, 160% का प्रीमियम, मतलब 1306 पे लिस्ट। हम नॉर्मली ग्रे मार्केट का टॉपिक नहीं छेड़ते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सेप्शन बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही थी कि 400 से 410 रुपये के बीच का प्रीमियम चल रहा था। 500 रुपये पर लिस्टिंग की बात हो रही थी, 900 से 910 रुपये, और बहुत लोगों ने कहा था कि जो ऑलरेडी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल था उससे आधे प्राइस पर IPO आया था, तो क्या अनलिस्टेड वालों को नुकसान हो गया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनको 30% का फ़ायदा हो गया। तो ये लेकिन अब 1308 पर, अभी टाटा एलेक्सी से भी महंगा और ऑलमोस्ट KPIT के वैल्यूएशन पर, क्या मार्केट प्राइसिंग कर रहा है? देखिए, पहले तो मार्केट ने इसको एट पार ले आया। जो मार्केट में वैल्यूएशन मल्टीपल चल रहे हैं KPIT का, और टाटा एलेक्सी से थोड़ा महंगा बट KPIT के साथ है, और एग्जैक्टली अगर कंपैरेबल करें तो KPIT ही इसका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो सकता है वहाँ पे, तो उसके साथ तो ये बैठ गया। खास बात यह है अनुज कि इस प्राइस पर भी ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी बाइंग हो रही है। सो जो इसका ओरिजिनल थीसिस था, जब पहले ये IPO से पहले जब वो मार्केट में अवेलेबल था, सो वहाँ पे ये प्राइस इसका वही 1200-1300 से चालू हुआ था, 980 के आसपास जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इसका लोएस्ट बना था, और ये सेम वैल्यूएशन पे और सेम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ बात हो रही थी। इनके जो EV के अंदर जो इन्होंने फोरे किया है, सबसे पहले तो अपने ही प्रोडक्ट पे इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। JLR और टाटा ग्रुप की जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है वहाँ पे उसने प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट दिया है, और बाकी जो इनके टाइप्स हो रहे हैं अभी धीरे धीरे बाकी MNCs के साथ काफ़ी अच्छे टाइप बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि EV ऐसे ही काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट बिजनेस रहा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है KPIT टाटा टेक्नोलॉजीज ये एंजॉय करेंगे। वहाँ पर आई डोंट थिंक कि कोई चेंजेस आने वाले हैं। सो जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है या IPO में लगाया था, वो चाहे तो एक बार थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर उनको अलॉटमेंट मिली हो। बट जो प्री IPO जिन्होंने लिया है वो तो खैर स्टेप उठ ही रहेंगे अभी भी, कोई खास वहाँ पर पैसा बन नहीं रहा है, और 2 साल 3 साल का नजरिया रखें तो ये काफ़ी उम्दा स्टॉक है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी डबल हो जाएगा ये। 3 साल में यहाँ से भी डबल होने की एक्सपेक्टेशन बहुत ही बोल्ड कॉल है, और लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंट कॉल भी लग रही है।
धर्मेश जी की। तो ये इस समय व्यू, और देखिए अगेन यू नेवर नो, हो भी जाए, क्योंकि ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। और यूएस में भी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर कई स्टॉक्स 6-6, 7-7 गुना, 10-10 गुना हुए हैं, तो फिर वाई नॉट। लेकिन आज ऑब्वियसली नियर टर्म में एक ही दिन में ये स्टॉक ऑलरेडी जितना भी डिफरेंशियल था उसको पूरे को पचाकर उल्टा उससे ऊपर आ चुका है। 4 का चौका का आपको सीक्वेंस बताते हैं। शिल्पा राउत जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, प्रशांत सावंत जी आज देंगे एफनो सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए रचना जी, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शोज, ये ट्रेड्स लेना। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा कॉनकोर में। दिसंबर सीरीज में कॉनकोर बहुत अच्छे लेवल्स पे प्लेस्ड है, अभी 820, 840 के टारगेट्स के लिए इसको अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे दिसंबर का कॉनकोर 800 कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 19 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका पहला टारगेट रहेगा 27, सेकंड टारगेट वो भी 33, देन 39, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 का मेंटेन कीजिए। एक कॉनकोर का दिसंबर का 800 कॉल ऑप्शन लेना है आपको। प्रशांत जी एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड। सन फार्मा के साथ जाना चाहूंगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूव नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और दूसरी बात कंटिन्यूअस पिछले कई दिनों से प्राइस एक्सेप्टेंस अबाउट 1200। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 1204, 1204, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 1250 से लेके 1260 के इर्द गिर्द हो। सन फार्मा यहाँ पे बाय कॉल है प्रशांत जी की। रचना जी का ट्रेड पकड़ते हैं, चार्ट का चमत्कार। रचना जी क्या पिक करेंगे आप? जी मेरी तरफ से लॉन्ग ट्रेड रहेगा हेवल्स में। हेवल्स के हम दिसंबर के फ्यूचर्स को बाय करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 1295 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1315, और उसके बाद 1322। ओके, हेवल्स 1297 पे रचना जी की कॉल हो गई, बाय है। और धर्मेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का मिड कैप फंडा? बिल्कुल वीरो, मिड कैप फंडा में पावर सेक्टर में हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के साथ जाना चाहेंगे। बेसिकली पावर सेक्टर का रोल है, और जो 300 गीगावाट की एडिशनल जो रिन्यूएबल कैपेसिटी आ रही है उसमें 200 गीगावाट के आसपास सोलर के पैनल के थ्रू, सोलर पावर जनरेशन के थ्रू रहेगा। और हिताची एनर्जी बेसिकली जापानीज कंपनी है जो कि 100 साल से ऊपर से कार्यरत है, और ये मास्टर है इस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में HVDC करके एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस को आप घटा के आधा कर लेते हैं, 3.5% के आसपास ले आते हैं, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड में पायनियर लीडर है, तो वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है। पहले 4 साल में एक प्रोजेक्ट आता था, अभी हर साल इसके आने की अनुमान है, और 2000 से 7000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके अलावा ये पावर स्टोरेज, डेटा सेंटर, 5G, रेलवे, ये सब में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बिकते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हो, कैपेसिटेटर्स हो, इंसुलेटर्स हो, सर्किट ब्रेकर्स हो, ये सब लगते हैं। और जो इनका अभी प्रेजेंट आया था वो 4500 करोड़ का था, और प्रॉफिट 94 करोड़ की थी। बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इशू एंड इनपुट पैसे जो बढ़े थे तो इसके मार्जिन घट गए थे, जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन 2 साल में 5% से 10% होता हुआ दिखेगा, मैनेजमेंट का भी कहना है और हमारा भी सेम मानना है। टॉप लाइन का 7500 करोड़ का रहेगा, और 482 करोड़ का हम लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 के हिसाब से। तो काफी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बाई है, इसको आप हर गिरावट में भी खरीदारी कर सकते हैं। 5700 का हमारा इसका एक इन्वेस्टमेंट टारगेट बन के निकलता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे नंबर रोल आउट होंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेंगे, तो यहाँ पर रीरेटिंग भी होते रहेगी इसकी। ओके, अच्छा एक बार जरा निफ्टी पर नजर रखते हैं, फिर मैं रिकैप करूंगा। एकदम से निफ्टी में एक बाउंस आया, जो हम बात कर रहे थे कि 2 से 3.5 में आपको 3 स्विंग्स पॉसिबल हैं, एक 240 पे, एक 3 PM पे, और एक फिर फाइनल 320 पे। और देखिए किस तरीके से स्विंग्स को प्ले आउट हो रही हैं। ये एक्सपायरी डे मैजिक है, और प्लस कल के एग्जिट, आज शाम के जो एग्जिट पोल्स आने वाले हैं उससे पहले के। चलिए लेकिन चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं, फिर उसमें एक और तड़का जोड़ेंगे कि एक और स्विंग का रीज़न क्या हो सकता है। शिल्पा जी ने कॉनकोर का 800 का कॉल लिया दिसंबर का, 12 रुपये का स्टॉप लॉस, 27, 33, 39 के टारगेट। सन फार्मा है प्रशांत जी की पिक यहाँ पर एफएनओ सुपरस्टार में, 1204 के स्टॉप लॉस, 1250 और 1260 के टारगेट। रचना जी ने चार्ट का चमत्कार में लिया हेवल्स, 1295 के स्टॉप लॉस, 1315 और 1322 के टारगेट। और अभी अभी धर्मेश जी की पिक रही हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। एक और फैक्टर जो आज मार्केट को हेल्प कर सकता है शायद, वो है MSCI फैक्टर। आज से बदलाव लागू होंगे, और वो नॉर्मली 3 PM पर वो चेंजेस आते हैं। तो
यतिन से जानते हैं कि कौन कौन से शेयर्स पर हमको नजर रखनी है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो की स्टॉक्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडसइंड बैंक में। ये एक स्टॉक फोकस में है क्योंकि आउट ऑफ द टर्न इनको MSCI के इंडेक्स में शामिल किया गया है, क्योंकि FI का फ्री फ्लोट जो है वो ओपन हो गया था कंपनी के लिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इनफ्लो $334 मिलियन का आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सुजलॉन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, APL अपोलो ट्यूब और अगर हम पॉलीकैप की बात करें तो इन सब स्टॉक्स में भी $200 मिलियन से ज़्यादा का इनफ्लो, यानी यहाँ आपको 1500, 2000, 2500 करोड़ तक की बाइंग आती हुई दिखाई पड़ सकती है आगे के आधे घंटे में। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स, पेटीएम, टाटा कम्युनिकेशंस, ये सब स्टॉक्स पे भी नजर रखिए क्योंकि यहाँ सबसे मैक्सिमम इनफ्लो आते हुए आपको नजर पड़ेंगे $150 मिलियन के आसपास। तो यहाँ भी एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 1200-1500 करोड़ तक की बाइंग आती हुई नजर पड़े। दूसरे स्टॉक्स जहां आपको वेटेज इंप्रूव होता हुआ दिखाया, बढ़ता हुआ दिखाया, उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जोमैटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वेदांता, PFC, REC जैसे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। तो यहां भी एक्सपेक्ट कीजिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आखिर में कारोबार होता हुआ दिखाई पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक पे, क्योंकि हल्के हल्के वेट्स यहाँ कम हुए तो शायद आपको आखिर के आधे घंटे में थोड़ा बहुत एक डाउनटिक मिले, लेकिन बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। तो शायद बाजार में ये पूरा का पूरा माल ऑब्जर्व होता हुआ दिखाई पड़े MSCI की तरफ से। ओके, चलिए तो इन शेयरों पर नज़र रखेंगे आज। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, APL अपोलो इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि वो अभी इस समय थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, हो सकता है 3 PM पे एक मूव आए। मैक्रोटेक डेवलपर्स, एक बार इनके इंटरडे चार्ट्स लेकर आइए सब स्टॉक्स के, और खासतौर से जो कैश मार्केट वाले शेयर्स हैं ना उनके। पहले आप APL अपोलो लेकर आइए। APL अपोलो इस समय थोड़ा स्लिप कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मूव 3:30 बजे आने हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लेकर आइए मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको कि हम लोधा डेवलपर्स के नाम से जानते हैं, और एक लेकर आइए आप पेटीएम, और ये स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर। इन सब में आज 3 PM पर शायद एक आपको मूव देखने को मिले। धर्मेश जी, इन 3 में से अगर कोई एक स्टॉक लेना हो आपको तो कौन सा लेंगे? APL अपोलो, मैक्रोटेक या फिर पेटीएम? मैक्रोटेक। ओके, रियल एस्टेट में अच्छी तेजी चल रही है और मुझे लगता है मैक्रोटेक से जाना चाहेंगे जी। हाँ नहीं, रीजन प्लीज, मैं रीजन पूछ रहा था आपसे, एक्सप्लेन कर रहे थे आप, प्लीज करिए। देखिए रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है और 28-29% का जो इनका सेल्स का ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, और ये तीनों सेगमेंट में चल रहा है, चाहे वो अफोर्डेबल सेगमेंट हो, मीडियम सेगमेंट हो या प्रीमियम सेगमेंट हो, हर जगह पे काफ़ी अच्छी बिकवाली चल रही है। और ख़ास बात ये है कि ये भी टॉप ऑफ द इंटरेस्ट रेट पीक साइकिल के पास में ये आपको जो वॉल्यूम्स मिल रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर के साथ, वो उसका ये वॉल्यूम मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेरा के आने से सबका फायदा हुआ है। जो खरीदने वाले हैं, ग्राहक हैं, उनका तो होम बायर्स का तो फायदा हुआ ही हुआ है। ये लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन हो गए हैं, जितने डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं। अब टाइमलाइन पे शेड्यूल्स के हिसाब से काम खत्म होता है, तो उनकी भी कॉस्ट सेविंग होती है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रहती है। और जो इनपुट प्राइसेज है, चाहे वो सीमेंट का हो या सरिया का हो, बालू का हो, जो रेती जाती है, वहाँ पर कहीं पर भी इजाफा हुआ नहीं है। वो सब अपने जगह पर ठहरे हुए हैं या थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में आए हैं, बिकॉज इनकी बल्क बाइंग ज़्यादा रहती है। सो नॉर्मल जो लोकल चेक करते हैं, जैसे तो मैं तो मुंबई सर्कल और दिल्ली सर्कल में जो भी कनेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स से, इन सबसे जो बातें होती है, तो वहाँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम दिख रहा है। मतलब एवरी डे दे आर फिल्ड विद इंक्वायरीज, और उनका ये कहना है कि ये 30-35% का ग्रोथ मेंटेन रहेगा मोमेंटम। सो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक में सबसे बेहतर विजिबिलिटी जो है अर्निंग्स की, वो रियल एस्टेट में है। और वहाँ पर फिर मैक्रोटेक डेवलपर एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसके साथ जाना चाहेंगे। मैक्रोटेक आपकी चॉइस 898 पे। मीनवाइल प्रकाश सर का स्टॉक अनुज M&M 1659 पे। अच्छा, हम M&M के बहुत सारे मुरीद हैं इस कार्यक्रम में। एक प्रकाश सर हैं, मैं हूं, मैं भी M&M का वाहन चलाता हूं। धर्मेश जी भी XUV 500 चलाते हैं। धर्मेश जी, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, वो मैं पहले चलाता था, XUV 500 ही थी। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ। अभी शिफ्ट हो गया। अब कौन सी है? अच्छा, अभी मर्सिडीज है सर। मैंने आपको एक बार देखा था मुंबई में, XUV 500 चला। ओके, अब आप सुपर लीग में चले गए हैं, अब आप अनुज जी वाली लीग में आ गए हैं। मैं अभी भी उसमें हूँ। प्रकाश सर 1659। अच्छा अनुज, कोई प्रोग्राम अब अगली बार स्कॉर्पियो? नहीं, अनुज मर्सिडीज भी रखेंगे अगली बार। स्कॉर्पियो इनका वादा। अनुज, कुछ प्रोग्राम बना है स्कॉर्पियो इनका?
प्रभावित तो है अनुज? नहीं, मैं हूँ प्रभावित बिल्कुल हूँ, और मूड भी है मेरा लेने का, लेकिन अभी थोड़ा बजट से बाहर है वीरू। मेरे पास जो गाड़ी है वो बाय द वे थर्ड हैंड गाड़ी है, तो इसके लिए मैं मतलब क्योंकि वो ब्रांड न्यू अफोर्ड अनुज को अब नहीं ब्रांड न्यू अफोर्ड कर नहीं सकता था। देखो वीरू, सीधी सीधी बात बताता हूँ, ब्रांड न्यू अफोर्ड कर नहीं सकता था, लेकिन शौक पूरा करना था। इसके लिए एक थर्ड हैंड गाड़ी ले ली, और जो मतलब काफ़ी सस्ती मिल गई, और थोड़ी सी एक डिस्ट्रेस सेल में थी तो मिल गई, इसके लिए ले ली वो गाड़ी कि भाई शौक भी पूरा हो जाएगा, साइड बाय साइड ज़्यादा जेब पर पिंच भी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई एक गाड़ी लेनी हो ना इस समय, तो वो स्कॉर्पियो होगी। मैं इनफैक्ट स्कॉर्पियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शुरू से रहा हूँ। मेरे ख्याल से महिंद्रा ने इस स्पेस में एक गदर मचाया हुआ है। जब से महिंद्रा आई है इस स्पेस में, इन्होंने वाकई में इस स्पेस को डोमिनेट किया हुआ है, और मेरे ख्याल से इस पूरी स्पेस में ना स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी बनी नहीं। इवन जो पुरानी स्कॉर्पियो थी ना, नई स्कॉर्पियो तो मैंने सुना बहुत अच्छी है, इवन जो पुरानी स्कॉर्पियो थी ना वीरू, बहुत शानदार गाड़ी थी वो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, स्कॉर्पियो एन के बारे में ये है अनुज कि जब से इनकी स्कॉर्पियो एन आई है, और जिस प्राइस पर उन्होंने फीचर्स दिए हैं, और स्ट्रेंथ दी है, हाइट दी है, ब्रेथ दी है, लेंथ दी है, स्कॉर्पियो इनकी वजह से इनका XUV 700 जो था वो भी थोड़ा सा अगर आप देखें अब फीका पड़ गया है। अच्छी सेल्स स्कॉर्पियो एन की है। खैर, मैं इस वक्त सिर्फ मजाक में बात छेड़ रहा था, बट 1657.70 पे आपकी स्क्रीन पे M&M एट ऑल टाइम हाई। ये जो क्लोज अगर M&M का आएगा तो ये अब तक के सर्वोच्च रुपये होगा। पर अनुज, अगर कमिंग बैक टू इंडेक्स 20,120, भले ही थोड़ा सा एग्जिट पोल का फियर हो, थोड़ा फियर हो, पर अनुज आज भी अगर आप इंडेक्स को देखें तो मोर और लेस इसने बहुत डिसेंट तरीके से बिहेव किया निफ्टी ने विद इन दैट प्रेस्क्राइब्ड एक्सपायरी डे ऑप्शन रेंज। एब्सोल्युटली, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इंट्राडे में कुछ आप कर नहीं पाए होंगे आप, क्योंकि देखिए किस तरीके की वाइल्ड स्विंग्स आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो निफ्टी ने कर दी क्लियरली, आज फिर उसने सीरीज़ का हाई बना दिया। तो ये चीज़ जो थी हमारी की ट्रेंडिंग सीरीज़, एकदम सीरीज़ का लो फर्स्ट डे पर और सीरीज़ का हाई लास्ट डे पर बना, तो उस हिसाब से ये सीरीज़ एकदम ट्रेंडिंग रही। अब यहाँ पे 3 PM पे मूव जो भी आए, 3 PM पे मूव, वो मेरे ख्याल से एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन से रिलेटेड मूव होगा, और उसको आप एग्जिट पोल से पहले के मूव को लेकर ना जोड़ें, क्योंकि मुझे लग रहा है 320 325 पे स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट बुक कर लेगी, ये भी मेरा व्यू है। तो इसके लिए एक बार देखते हैं 3 PM पे कोई स्विंग आ रही है नहीं आ रही है। देखो वीरो, आप जब 2 बजे हमने शो स्टार्ट किया था तो आप कह रहे थे कि 3 स्विंग आपने 90 मिनट में गिन ली, उसमें से 2 तो आ चुकी हैं ऑलरेडी, अब बस एक और बाकी रह गई है। एक और बाकी रखी है, वो भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, वो भी आ जाएगा। खैर, छोटे से एक ब्रेक का वक्त है, और इंडेक्स में अभी एक मूव आना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेके हम आते हैं, थोड़ा सुस्ता के, और उसके बाद बिग मार्केट वर्सेस कड़ी में आज की चर्चा शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, एक बिग मार्केट वॉइसेस के बारे में बात करें इससे पहले वो एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की दिसंबर 2400 की कॉल जरा एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि शिल्पा जी ने वो कॉल दी थी और 140 के टारगेट्स दिए थे उस पर, और उसका हाई लगा 139.45 का इस समय। तो वो कॉल जाकर आई यहाँ बिल्कुल 140 पे जाके। शिल्पा जी बुक कर लें इसको? जी बिल्कुल, अभी कर सकते हैं एक बार के लिए। आपको वापस एक डाउन साइड में मिले 100 की तरफ आप वापस एंटर कर सकते हैं, बट अभी के लिए एक बार बुक कर देना चाहिए। ओके, अभी के लिए एक बार बुक कर देना चाहिए। 20,123 इस समय निफ्टी पर। क्या एक लास्ट स्विंग बाकी है 3 PM पे? देखते हैं, उस पर नज़र रहेगी। लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटीज़ हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका वर्कलोड आज से मैंने सुना है थोड़ा और बढ़ गया होगा। खैर बताइए, अब इस समय मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, क्या नज़रिया बन रहा है? और अभी एग्जिट पोल से पहले मार्केट में हल्की सी भी नर्वसनेस नहीं है, और मिड कैप में एक शानदार एक्सुबरेंस है। किस तरीके से देख रहे हैं आप मार्केट्स को? देखिए अनुज जी, आज के हिसाब से जो मार्केट मूव होगा अभी अगले आधे घंटे में, उसके हिसाब से कोई एक्सट्रापोलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मंथ एंड है, आज डेरिवेटिव्स का एक्सपायरी का डे है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और MSCI का रीबैलेंसिंग भी चल रहा है। तो उस हिसाब से जो मूवमेंट्स दिखेंगे आखिरी आधे घंटे में, वो शायद आज के दिन के लिए रहेगा, और बाकी जो होगा वो इरेस्पेक्टिव ऑफ टुडेज मूव रहेगा।
लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें, क्लियरली जो नर्वसनेस था मार्केट में वो कम होते नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो 95 जो प्राइस रेंज था वहां से करीब करीब 80 के रेंज पे आ गया है। तो जो एक नर्वसनेस था कि मार्जिन्स पे शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा दिसंबर क्वार्टर में, वो भी शायद अब इतना नहीं देखने को मिलेगा। और जो वैल्यूएशंस है वो तो जरूर मिड एंड स्मॉल कैप एरिया में महंगे हैं, लार्ज कैप्स में कंफर्टेबल रेंज अभी भी है बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से कोई फंडामेंटल बड़ा सा नेगेटिव नहीं है। इस इवेंट्स को लेते हुए वोलेटिलिटी आ सकता है, कुछ इवेंट्स हैं अगले महीने में जैसे आपने भी बताया, लेकिन ओवरऑल अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा मीडियम टर्म की नजर से मार्केट को देख रहे हैं तो उनके लिए तो एक रीजनेबल मार्केट बोल सकते हैं जहां से भी पैसा बन सकता है। हर्षा जी, अब ये बताइए, एक मार्केट में एक एक्सुबरेंस के फेज को हम नॉर्मली भापने की कोशिश करते हैं आईपीओ मार्केट के थ्रू। कल इरेडा की लिस्टिंग हुई और कल और आज के बीच में स्टॉक डबल, और आज टाटा टेक खुला ही सीधा ऑलमोस्ट ट्रिपल के करीब। क्या ये एक तरीके की एक्सुबरेंस दिख रही है अब आपको यहाँ पर? जरूर दिख रही है, बिल्कुल ये एक्सुबरेंस बोल सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ऐसा कोई वैल्यूएशन में इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए जो आईपीओ लिस्टिंग में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बुल मार्केट का एक इंडिकेशन भी है। जब बुल मार्केट होता है तो कोई भी आईपीओ आप ले तो सब्सक्रिप्शन लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, जो लिस्टिंग गेन्स होते हैं वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं, और उसी हिसाब से अगर बेयर मार्केट में अगर अच्छे कंपनी भी आते हैं तो उनका लिस्टिंग एक तरफ से नरम ही होता है। तो ये थोड़ा सेंटिमेंट के हिसाब से भी काफी कुछ चलता है। तो उस हिसाब से जरूर ये बोल सकते हैं कि एक्सुबरेंस की ओर हम जरूर बढ़ रहे हैं, और वो मिड एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशन में भी दिखाई दे रहा है। जो वैल्यूएशन आज के दिन में है मिड एंड स्मॉल कैप में, वो लार्ज कैप से काफी हायर लेवल पे है। तो उस हिसाब से एक कॉशियस स्टांस तो होना चाहिए मिड एंड स्मॉल कैप में, लेकिन ऐसे फंडामेंटल कोई नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन। ओके अच्छा हर्षा जी, इससे पहले कि आप इस कार्यक्रम में आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर पे। बात मतलब आप तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करेंगे, हम उदाहरण के तौर पे पेश कर रहे हैं, जैसे M&M एट ऑल टाइम हाई, मारुति ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई, TVS, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई। इन कंपनियों की तरफ से इनफैक्ट बजाज ऑटो, अगर आप हीरो मोटो का केस भी लें, जो 2 नई बाइकें लॉन्च करी, उसका इम्पैक्ट देखिए आप, M&M के स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस इम्पैक्ट देखिए आप। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं अपने इन इन्वेस्टमेंट्स को इन स्टॉक्स में कहाँ तक ले जाऊँ। अब बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस, बाजार का बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस, आपका ऑटो पे व्यू क्या है, और इतने अच्छे मूव के बाद ऑटो में करना क्या चाहिए इस प्राइस पे? देखिए, हमारा जो पोजीशनिंग है ऑटो सेक्टर पे, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो या टू व्हीलर्स हो, पॉजिटिव है, और पिछले कुछ महीनों में हमने बढ़ाया भी है यहाँ पे जो एक्सपोजर ऑटो सेक्टर में। तो हमारा व्यू है कि जैसे आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है, और ग्रॉस मार्जिन्स का जो एक्सपांशन हम सोच रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग लेवरेज से आ सकता है। और एक तरफ से अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2024 और 2025 को देखेंगे तो ऑटो और ऑटो एंसेलरी सेक्टर में जो अर्निंग्स ग्रोथ आने वाली है वो मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से भी बेहतर रहेगा। और अगर आप ऑटो सेक्टर का ही बात करते हैं तो पिछले जो 2-3 साल से जो एक तरफ से काफी रेंज बाउंड जैसा मार्केट मूवमेंट था और अर्निंग्स ग्रोथ जो था वो भी टेपिड था, वो वहां से हम बाहर निकल के एक तरफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो जरूर ये सेक्टर्स पे अभी भी पॉजिटिव ओपिनियन रखना चाहिए, और मीडियम टर्म में यहाँ पे और पैसा बन सकता है। भले शॉर्ट टर्म में एक तरफ से वैल्यूएशंस रीएडजस्ट हो चुके हैं नए रियलिटी से पे, पर लेकिन जरूर यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और पैसा भी बन सकता है। ओके अच्छा, तो हर्षा जी का व्यू यही है, अभी आपको कमिटेड रहना है ऑटो स्पेस में, भले ही एक वर्टिकल राइज आया हो नवंबर में, बट अभी भी पैसा बनना बाकी है यहाँ पे। हर्षा जी, आप आते हैं डिफेंस कंपनियों पे। एक तो कोर डिफेंस कंपनियाँ जिनका कोर कारोबार ही डिफेंस है, जिसमें आप HAL, जिसमें आप BEL, जिसमें आप इन कंपनियों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक वो कैपिटल गुड्स कंपनियां जहां कैपिटल गुड्स कारोबार भी है, डिफेंस भी है, फॉर इंस्टेंस L&T है, BHL है। L&T ने पिछले क्वार्टर तक बहुत स्ट्रांग मूव दिया, BHL में काफ़ी स्ट्रांग स्विंग है। आप किसको वरीयता देंगे यहाँ पर भी इन प्राइसेस पे पिक करने के लिए?
देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो वैल्यूएशन तो जरूर महंगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफाइड अगर अप्रोच रखेंगे तो बेटर रहेगा। एक दो स्टॉक के बजाय आपको कुछ ज्यादा स्टॉक्स देखने चाहिए यहाँ पे, और ऐसे भी देखने चाहिए कि बिजनेसेस कितने डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अगर एक ही सेगमेंट पे कोई डिपेंडेंसी ज्यादा है तो हो सकता है कि वो एक सेक्युलर ग्रोथ ना आए और थोड़ा बहुत स्टेप फंक्शन के हिसाब से ग्रोथ और स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड कंपनीज को लेते हैं विद इन इंडस्ट्रियल स्पेस में, तो वहां पे रिस्क लेवल्स भी कम है और ग्रोथ भी काफी रीजनेबल स्ट्रेंथ दिखाई देगा वहां पे, क्योंकि अगर एक सब सेगमेंट में वीकनेस आएगा तो हो सकता है कि दूसरे सब सेगमेंट में थोड़ा बहुत ठीक ठाक ऑर्डर फ्लो आ जाए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अभी भी इस क्षेत्र में पैसा बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस इस वजह से होना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हैं, इसलिए थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखें। ओके, अच्छा, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, इन सब स्पेसेस में एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली देखी हमने, और बड़ी रैली इस महीने खास तौर से। यहाँ आपका क्या पर्सपेक्टिव है भाषा? हमारा थोड़ा नजरिया यहाँ पे पॉजिटिव की ओर चेंज हुआ है, तो हमने कुछ अपने डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी कुछ पोजीशंस ऐड किए हैं। अगर आप देखते हैं तो आज के दिन में हमारा एक एनएफओ भी ओपन है, जो कोटक हेल्थ केयर फंड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में होगा, डोमेस्टिक एमएनसीज और जो हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सब क्षेत्र में निवेश करने का एक थीमेटिक फंड लॉन्च किए हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ओनरशिप इतना ज्यादा नहीं है, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं, और जो अगर आप हमारे इकोनॉमी को देखते हैं और कैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स और रिलेटेड सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकता है या कितने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं आगे जाके, ये सब देखते हुए लगता है कि यहाँ पे जरूर यहाँ से पैसा बन सकता है। तो इसी कारण हमने एनएफओ भी लॉन्च किए हैं और डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर इंक्रीज किया। ओके, चलिए, तो ये इस समय आप के लिए कुछ व्यूज़ स्टॉक्स को लेकर। एक और स्पेस जहाँ पर मोमेंटम है ऑफ लेट, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ आपने क्या रिसेंटली कोई स्टॉक्स ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में? यहाँ पे कोई एक्सपोजर हमने इंक्रीज नहीं किए हैं, बट जो पहले से जो ओवरवेट पोजीशनिंग था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है कुछ फंड्स में। तो हमें लगता है कि जो डीस्टॉकिंग का जो एक दौर चल रहा था ग्लोबल केमिकल सेक्टर में, वो शायद एक तरफ से खत्म होते नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से थोड़ा प्राइस स्टेबिलाइजेशन और वहां से थोड़ा मार्जिन्स इंप्रूव होने चाहिए। और जो अगर आप कंपनीज के जो कैपेक्स प्लान्स को देखते हैं और कैसे एक्सपांड हो रहा है कैपेसिटीज, उससे तो यही कंफर्ट आता है कि मीडियम टर्म ग्रोथ में कोई भी बिजनेस में ऐसे मंदी की नजर नहीं है। ये जो शॉर्ट टर्म में अभी पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में जो हुआ है वो डीस्टॉकिंग की वजह से हुआ है, और वो अभी नजर आ रहा है कि यहाँ से स्टेबिलिटी आना चाहिए। तो एक तरफ से ठीक ठाक सेक्टर रहेगा। अच्छा आशा जी, जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त एक स्पेस का एक लीडर, आई मीन अल्ट्राटेक सीमेंट, मेरे ख्याल से आज अक्टूबर नवंबर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम के साथ ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चला गया। अभी ये प्रश्न काफ़ी, अगर आप देखें, लाजमी हो जाता है सर कि सीमेंट पे आपका व्यू, अब लीडर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल टाइम हाई, क्या मिड कैप सीमेंट कंपनियों पर भी नज़र रखनी चाहिए आपके मुताबिक इस सेक्टर पर? आपका व्यू, और स्पेशली ऑन मिड कैप सीमेंट कंपनियां? बिल्कुल, यहाँ पे हमारा ओपिनियन पॉजिटिव है। तो देखिए, अगर आप रॉ मटेरियल साइड में और एनर्जी प्राइसेस पे देखेंगे या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे देखेंगे, सब जगह काफी बेनिफिट मिलने वाला है अगले 2-3 क्वार्टर्स में। अगर आप देखते हैं, अगर आप डिमांड देखते हैं तो डिमांड भी काफी कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, और अगले कुछ क्वार्टर्स में ये डिमांड बढ़ भी सकता है, क्योंकि यूजुअली जो मार्च महीने जैसे जैसे हम पहुंचते हैं तो प्रोजेक्ट्स का एक तरफ से थोड़ा जो डिमांड आता है सीमेंट के लिए वो भी अच्छा खासा होता है, और ये प्री इलेक्शन ईयर है, इसलिए वो थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। और जैसे हमने पहले भी काफी शोज में डिस्कस किए हैं, रियल एस्टेट में भी एक तरफ से तेजी का माहौल है, कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे तरह से चल रहा है। तो सभी जो सेक्टर्स हैं सीमेंट को जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, सभी पॉजिटिव जोन में है। और यहाँ पे एक तरफ से रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि वो कम हो रहे हैं तो मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, और डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से मिड कैप्स और लार्ज कैप सभी जो सीमेंट कंपनीज है सब अच्छे करने चाहिए।
शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। तो कल तो बहुत कुछ लाइंड अप है, लेकिन पहले डीलिंग रूम से फीडबैक ले लेते हैं। यतिन को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किन दो स्टॉक्स की बात हो रही है? यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, सीमेंट पैक आज बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है और यहाँ रैमको सीमेंट डीलर्स पसंद कर रहे हैं दूसरे सीमेंट स्टॉक्स के मुकाबले, और उनको लगता है यहाँ एक BTST का ट्रेड ले सकते हैं 1010 1020 तक के टारगेट्स के लिए। तो दिसंबर सीरीज़ के लिए उनको लगता है कि शायद सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम रहे, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, ये एक स्टॉक है NBFC स्पेस में, जहाँ काफ़ी सारे HNIs की बाइंग चल रही है दिसंबर सीरीज़ के लिए, और पोजिशनली डीलर्स को लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में 510 520 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो दिसंबर सीरीज़ के लिए डीलर्स जो है LIC हाउसिंग में खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो LIC हाउसिंग यहाँ पर एक डीलर्स की तरफ से BTST आ रहा है, और रैमको सीमेंट्स। LIC हाउसिंग आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था। काफ़ी प्राइस पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है LIC हाउसिंग का पिछले कुछ दिनों का। चलिए BTST या STBT कॉल्स ना शुरू करते हैं। गाबा सर, बताइए क्या लेंगे ट्रेड? आई थिंक ABB अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया है, बेस बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 1425 पर, स्टॉप होगा 4400 पर, ट्रेड कर रहा है 4425 पर, स्टॉप होगा 4400, टारगेट 4500। ओके, चलिए ये गावा सर की पिक ABB। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? मेरा सीमेंट पे ही ध्यान है, मुझे JK सीमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। JK सीमेंट 3645 पे दिसंबर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आप 3620 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 3680 3700 के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज आप 3700 का जो कॉल ऑप्शन है जो 115 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 95 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 180। आपका JK सीमेंट 3645, और लाजमी भी है कि सीमेंट से कॉल आए। अभी यतिन ने भी बातचीत की थी सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल टाइम हाई। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, मेरा ट्रेड रहेगा चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में, लॉन्ग करेंगे हम इसको, और हम SL लगाएंगे 1106 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1130। ओके, चोला आपकी कॉल 1118 पे ट्रेड करता हुआ BTST ट्रेड। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, BEL में खरीदारी करने की राय रहेगी। BEL में आई थिंक ये एक ब्रेकआउट मूव है, स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है बहुत ही जल्द हम 150 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। तो BEL के फ्यूचर में खरीदारी करिए, 144 का स्टॉप लॉस लगाइए दिसंबर वाले फ्यूचर में, और 150 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है दिसंबर वाले फ्यूचर में। ऑप्शन में 150 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन जो 4.25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी कर सकते हैं। 3.30 रुपए के स्टॉप लॉस है, 6.5 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं 150 के दिसंबर के कॉल ऑप्शन में। ओके, BEL मैं इनफैक्ट इसको डिस्कशन में शामिल करने वाला था, लेकिन उस वक्त थोड़ा हम डाइवर्ट कर गए थे। सारे डिफेंस पे बात हुई थी, ये BEL पे बात नहीं हुई थी। BEL यहाँ पे मानस पिक करते हुए। प्रशांत, आपकी कॉल क्या रहेगी? जी वीरू जी, मेटल्स में JSW स्टील के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 802 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 890 790 790, जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 830 830 का। अच्छा, एक बार जरा आप स्टॉक लेकर आइए PFC का, और PFC अब एक फ्रेश हाई लगा रहा है। 2-3 दिन की करेक्शन आई थी PFC में, क्योंकि वो इरिडा का जो इशू आया था तो लग रहा था कि इरिडा सस्ता है। अब PFC सस्ता लग रहा है वीरू इरिडा के सामने, इसके लिए अब PFC इस तरीके के मुंह दिखा रहा है। ये मार्केट की कहानी है, 2 दिन में इस तरीके से बदल जाती है। वाकई, हालांकि आपने जिस तरीके से बयां किया वो उस पर मुझे हंसी आ रही थी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 335 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, धर्मेश जी, आपके कैरी करेंगे कल के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? अच्छा, चले गए धर्मेश जी। ओके, यहाँ पे BTST ट्रेड्स पूरे हो गए हैं, लेकिन हम एक ठीक ठाक, और जिसे कहते हैं ना, बहुत कंट्रोल्ड फॉल दिया हमने ड्यूरिंग द डे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड था बीच में, बट क्लोज उतना ख़राब नहीं है बैंक निफ्टी का भी। बट निफ्टी का क्लोज जहाँ जिस रेंज में आ रहा है, आप इसे कहेंगे एक बार फिर से इस दौर का नया हाई 20,133 गया, एग्जैक्टली कैलकुलेटेड ट्रेजेक्ट्री में अपने ऑप्शन बेस के पास गया, वहाँ से एक पुल बैक लिया। एक बार अनुज साहब व्यू लेंगे इंडिसेस पे, और हालांकि शुरू में बात हुई थी कि क्या अप्रोच रखनी है हमें टुवर्ड्स आई थिंक एग्जिट पोल, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए और उसके बाद बात करते हैं इंडिसेस पे।
आज की ये क्लोजिंग 20,134 की हमें जो दे रहे हैं स्टॉक्स, जिनके सहारे हमें मिल रहा है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें सीमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल गुड्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, जैसे एल&टी और अल्ट्राटेक सीमेंट आगे, एक्सिस बैंक एट ऑल टाइम हाई। और अच्छा, भारतीय में बहुत बात नहीं हुई, बट भारतीय मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देखे गया है तो भारतीय आज एक बार फिर से अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यस, एट 1013 अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। अनुज, एक अच्छा क्लोज, बाजार ने थोड़ा सा अपने मूव को कायम रखा, और आई थिंक एग्जिट पोल से पहले कोई बहुत बड़ा कोलैप्स नहीं है। आई मीन कोई फियर नहीं था बाजार में इसको चेस करने से पहले। नहीं था, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा वीरू, एक और चीज़, अभी 15 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में। देखिए, ये चीज़ हमेशा हम भूल जाते हैं कि भाई अगर आपको बुक करना है तो आप 325 पे भी बुक कर सकते हैं ना प्रॉफिट। तो इसके लिए मार्केट को सिर्फ एक रिस्क एग्जिट पोल का ही तो है, बाकी रिस्क क्या है मार्केट को? देखिए, लेकिन ये सीरीज़ की क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पर हो रही है वीरू, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर सीरीज की क्लोज हो रही है। लेकिन आज आपको कॉल में पैसा नहीं बना होगा। कल के जो कॉल लेवल्स थे वही रहे मोर और लेस, आज उसमें आपको इनफैक्ट कल के लेवल से गिरे ही होंगे कॉल प्राइसेस। आज इंट्राडे में भले आपको एक आध बार थोड़े मार्केट ने लो से पैसा बना के दे दिया हो, लेकिन नहीं बना होगा। तो इस समय मैं कह रहा हूँ एग्जिट ऑल पोजीशंस बिफोर एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल से पहले एक बार एग्जिट कर लीजिए। कल हम सुबह एक फ्रेश स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरे ख्याल से अब यहाँ से लेके 330 के बीच में धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को अब स्क्वायर ऑफ करना शुरू करें, प्रॉफिट बुक करना शुरू करें 315 to 330। और इस समय कोई भी ट्रेड घर लेकर जाना गैम्बल होगा। मैं गैम्बलिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक सोची समझी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बिलीव करता हूँ, और ना ही इस समय आप कोई हेज कर सकते हैं। ये भी मतलब बेकार की स्ट्रैटेजी होगी कि आप अपने लॉन्ग पोजीशंस को हेज कर लें। नहीं होती हैं लॉन्ग पोजीशंस हेज इस तरीके से। आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें, उसके बाद कल एक फ्रेश व्यू लेंगे। मैं तो एक और चीज़ कहूँगा वीरू, कल भी ना टेम्पटेशन से बचें ओवर ट्रेड की। क्यों? क्योंकि कल फ्राइडे है एक तो, ठीक है, उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, संडे को एक्चुअल रिजल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, कई बार एग्जिट पोल से उलट भी हो सकते हैं नंबर्स, तो हो सकता है कल मार्केट आपको एक फेक मूव दे दे। तो इसके लिए आज प्रॉफिट बुक कर लें, कल कुछ ज़्यादा ना करें, इंटरडे में जो करना हो कर लें, कल कोई ज़्यादा पोजिशनल ट्रेड ना लें। उसके बाद मंडे को एक फ्रेश ओपन माइंड के साथ, जब ये पूरा का पूरा मामला बाहर होगा, आपके पास सीरीज़ का फर्स्ट डे का एविडेंस होगा, उसके बाद एक पोजिशनल व्यू आप ले सकते हैं मंडे को। चलिए, तो इंडस्ट्रीज पे आपको एक व्यू मिल गया यहाँ पर, और कल एक फ्रेश अप्रोच लेंगे। मीनवाइल एल&टी, डायरेक्टर साहब ब्रेथ रेडी रखिएगा, मैं उस पर आऊँगा कुछ देर में। और एक बार एल&टी लेके आइएगा। आज कैपिटल गुड्स में स्ट्रॉन्ग मूव था, राइट फ्रॉम BHL टू एल&टी। एल&टी मेरे ख्याल से यस 3110 पे ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है, ऑल टाइम हाई क्लोज है। इससे पहले तारीख थी 17 नवंबर का जो क्लोज था वो था करीब 3109, दैट मीन्स 3110 पे। इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर एल&टी। और जहाँ तक BHL का सवाल है, BHL आपकी स्क्रीन पे आएगा 3.25%। आज इंट्राडे में स्विंग हाई था अप्रॉक्सीमेटली 176, और ये भी लगभग समझ लीजिएगा कि कई वर्ष मतलब दिसंबर और जनवरी 2016 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे। ब्रेथ रेडी है आपकी स्क्रीन पे, इट्स लॉन्ग 5763। कंसोलिडेटेड फिगर आज भी स्ट्रॉन्ग रही, दैट मीन 120 वर्सेस अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलें तो 30, 38, 26 लगभग ये 50, 65 के आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पे लाल फिगर्स थी। बट मैं फिर कहूँगा ऑन एक्सपायरी डे ये फिगर्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इंडिया सीमेंट्स आज का टॉप गेनर। गेल मेरे ख्याल से आज इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होगा। ABB का ट्रेड मैंने पिक किया था, BL माइनस का कॉल था, IOC OMCs में अगर आप देखें अच्छा मूव था। इनमें आज लॉन्ग बिल्डअप हुए दिसंबर सीरीज में। उसके बाद मुथूट फाइनेंस, इसमें शॉर्ट कवरिंग है, और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, डेल्टा कॉप, एलकेम और ट्रेंट। जनाब क्या गजब का स्टॉक रहा है नवंबर का महीना स्पेशली इसके लिए। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप फेडरल बैंक में, इंडसइंड बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज बैंकिंग में कुछ काउंटर्स कोलैप्स हो रहे थे। आज बैंक निफ्टी पूरे दिन दिक्कतों में रहा, और उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग आज PNB में। अगेन बैंक्स और RBL बैंक आपकी स्क्रीन पे, टाटा पावर, अदानी एंटरप्राइजेस और DLF आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया। आज की जरा लिस्टिंग दिखाइए जनाब, HL टेक, ये टाटा टेक, एक बार इसको भी देखेंगे। और जब आज लिस्टिंग के बाद शुरुआती टिक्स आए थे, एक बार देखकर हम भी भौचक के रह गए थे, एक बार देखकर हम भी अचंभित थे। बट इट्स 1307, शानदार लिस्टिंग और लिस्टिंग गेन्स। अनुज, बिल्कुल शानदार लिस्टिंग और लिस्टिंग गेन्स, और हल्की सी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं थ्रू द डे।
निफ्टी बंद हो रहा है एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं ऑब्वियसली, लेकिन 20,136 पर इस समय क्लोजिंग, और ये क्लोज अपने आप में खैर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वो जो न्यूज़ आई थी डेल्टा कॉप की, एक बार जरा डेल्टा कॉप वापस लेकर आइए। क्या मार्केट ये मान रहा है कि डेल्टा कॉप अपने आप को थोड़ा डी रिस्क कर रहा है अपने आप को? क्या वो एक रियल एस्टेट बिजनेस में डालने की कोशिश कर रहा है? ये देखिए स्टॉक अब इस समय करीब 4.5% ऊपर, जो मैंने न्यूज़ पढ़ के बताई थी आपको कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है पेनिनसुला लैंड में। और वीरो एक और स्टॉक अब मेरे रेडार पर आ रहा है, गेस करिए क्या होगा वो स्टॉक, हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है। फार्मा स्पेस से। मुथूट फाइनेंस? नहीं, फार्मा स्पेस से। अच्छा, फार्मा स्पेस से, ल्यूपिन। बिल्कुल लुपिन। बिल्कुल, देखिए क्या कमाल का स्टॉक। और अब देखिए लुपिन कहाँ पर, अब 1300 क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। क्या शानदार मूव रहा है, क्या शानदार मूव रहा है। आई थिंक इसमें लोगों ने जमकर पैसा बनाया होगा, क्योंकि बिल्कुल एक पोजिशनल ट्रेडर की डिलाइट है ये स्टॉक का लुपिन। ये देखिए चार्ट, ये क्या शानदार चार्ट है, 6 महीने का चार्ट। और ये पूरी की पूरी रैली हमने वीरू अप्रोच की है, और एक बार भी ये नहीं कहा गया कि अब प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पर। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मल्टी ईयर बेयर मार्केट से एक स्टॉक निकला है, और अब यहाँ पर इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। मानस, टेक्निकली अब क्या टारगेट्स होंगे लुपिन पर? देखिए, अगर आप नए टारगेट लुपिन पे सेट करने हो तो वो आई थिंक, क्योंकि ऑल टाइम ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो नए टारगेट 1350 से 1375 की रेंज में होंगे। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1260 के नीचे लगाइए और 1350 से 1370 के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल। ये वैसे मैं मानस एक बार फिर बता देता हूँ कि अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं है। ऑल टाइम हाई लुपिन का 2050 था, जो कि 2015 में था। हाँ, ये अब 5 ईयर मतलब उसके बाद 2018 के बाद 19 के बाद से जो एक रैली शुरू हुई, उसमें ये अब हाईएस्ट स्विंग पर है। 2021 के हाईज निकाल रहा है। लेकिन जो इसकी बेयर मार्केट आई थी वो बता देता हूँ मैं आपको, कहाँ से कहाँ तक आई थी। 2015 में ये 2100 वाला शेयर, उसके बाद गिर के आया था 550 रुपये पे, 550 रुपये तक आ गया था। ये 5 साल में ये स्टॉक 2000 से गिर के 550, मतलब करीब 75% की करेक्शन आई थी। वहाँ से अब ये स्टॉक डबल ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी अपने वो उन ग्लोरी दिनों से अभी भी खैर बहुत पीछे है। खैर हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन मोमेंटम तो खैर यहाँ पर काफ़ी शानदार है इस समय पर। 48 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी पर, अब 20,145 इस समय निफ्टी पर। एक बार स्टॉक लेकर आइए लार्सन एंड ट्यूब्रो। गावा सर ने बोला था अशोक ले लें उनके पोर्टफोलियो वाली पिक, वहाँ पर एक शानदार मोमेंटम। लेकिन शिल्पा जी, लार्सन एंड ट्यूब्रो कोई व्यू इस पर? जी बिल्कुल, लार्सन एंड ट्यूब्रो भी एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3100 पे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। ये अप्रोच कर रहा है 3240 से लेके 3300 तक। ऑफकोर्स थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, तो आप ऑन डिक्लाइंस, इसमें दिसंबर फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ, आप ऑन डिक्लाइंस तो 3100 इसको बाई कीजिए। मुझे लगता है इसमें आपको बहुत अच्छा गेन्स दिसंबर सीरीज में मिलेगा। ओके, एल&टी एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सर्वोच्च रुपए जाके क्लोज होता हुआ। तो आज इंडेक्स को किन किन स्टॉक्स का आज बेनिफिट मिला वो आपकी स्क्रीन पे है ही। अच्छा, मैं 1-2 स्टॉक्स यहाँ पे और जिक्र करता हूँ जिनके लिए बहुत अच्छा दिन रहा। अच्छा डायरेक्टर साहब, सिर्फ एक बार जरा ब्रिटानिया फायर कीजिएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस इसके अपीयर होते हुए एट 4865। मैं कल भी इस स्टॉक का जिक्र कर रहा था कि इसने FMCG बास्केट में सबसे क्लियर स्विंग ब्रेकआउट दिया है। इसने ऑलमोस्ट कल 8 अगस्त के बाद से चली आ रही पूरी एक थिन चैनल का ब्रेकआउट दिया था, और आज उस ब्रेकआउट को कंफर्म किया। और एक बताऊं मैं, जो आज का सेकंड सब्सिक्वेंट डे था, उसमें जो वॉल्यूम्स थे वो ऐसे थे कि पूछिए मत। मेरे ख्याल से ये जो वॉल्यूम है, ये मिड ऑफ अगस्त के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है ब्रिटानिया के लिए। रचना जी, ये क्या इंप्रेशन दे रहा है ब्रिटानिया, और क्या ये जो बेस से जिस तरीके से इसने इजेक्ट किया है विद 78% रोल ओवर, क्या ये दिसंबर सीरीज में कुछ बहुत ही शानदार मूव दे सकता है क्या? जी, चार्ट सेटअप तो इसका ऐसा ही है। अगर आप इसका वीकली चार्ट सेटअप देखें तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट कैंडल, और यहाँ पे रिपीटेशन होना चाहिए इस तरीके की कैंडल का। तो अगर मल्टीपल वीक्स का टाइम फ्रेम है आपका, जैसे दिसंबर का अगर है तो 4 हफ्ते आपके पास,
तो यहाँ पे डेफिनेटली हम 5000 को क्रॉस करते हुए इस काउंटर को देखने की उम्मीद कर सकते हैं एंड 4700 पे क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एक सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, ब्रिटानिया बहुत शानदार। इनफैक्ट कल सुबह जब हम आएंगे तो बात भी करेंगे इस पे। अच्छा, शिल्पा जी ने जो कॉनकॉर की कॉल दी थी वो दी थी 800 की @19 पे दी थी, है ना? डायरेक्टर साहब वो कॉल एक बार फिर से रखेगी क्योंकि कॉनकॉर में मूव तो अच्छा आया है और कॉनकॉर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जाके बंद होता हुआ बेहतरीन ब्रेकआउट। आज के जितने भी काउंटर्स 52 वीक हाई क्रिएट कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, रेंज हाई क्रिएट कर रहे हैं, इनके पीछे सपोर्टेड वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा। कॉनकॉर का भी आज का वॉल्यूम मेरे ख्याल से 7 नवंबर के बाद का हाईएस्ट वॉल्यूम देगा। कॉल अभी वहीं पे है क्योंकि इतनी जल्दी इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दिसंबर की कॉल है तो इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट शानदार अगर आप देखें इसमें सेटअप रहा। निफ्टी एट डे हाई इट्स 2154। धीरे धीरे अगर आप देखें विश्वास बढ़ता हुआ बाजार का, और निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई से लगभग है वो करीब 22 का 20,222 का। अब हार्डली अगर आप देखें अब 77 अंकों का फासला रह गया है, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, बट बैंक निफ्टी का अगर आप क्लोज देखें तो वो खराब किसी लिहाज से नहीं है। इट्स 4573। अनुज एट डे हाई निफ्टी। बिल्कुल, और मेरी नज़र बैंक निफ्टी पर जा रही थी बार बार, और एक चीज़ है 44,574 पर हम हैं बैंक निफ्टी पर, लेकिन ये पूरा का पूरा मूव लास्ट के कुछ मिनटों में आया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब आप 44,500 की कॉल लेकर आइए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस कॉल में हमारा पैसा क्यों नहीं बन रहा है। अगर निफ्टी बैंक 44,576 पर है तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट का वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाएगा, और इसके लिए अब आपको यहाँ पर ये देखिए ये 20 पैसा, इसका मतलब जो एक्सपायरी होनी है वो निफ्टी की 44 निफ्टी बैंक की 44,500 के आसपास ही होनी है। और निफ्टी की एक्सपायरी का एक रीज़न, अगर वो एग्जैक्ट लेवल जानना हो तो 20,100 की कॉल देख लीजिए। आज की निफ्टी की 20,100 की कॉल ले आइए एक बार ज़रा, वो देख लेते हैं वो कहाँ पर है इस समय, और वो आपको दिखाई देगी इस समय करीब नहीं, ये तो 21,000 की कॉल आ गई। 20,100 की कॉल 34 रुपये पर बंद हुई है, 34 रुपये पर बंद हो रही है, तो मतलब 20,134। ये मान के चलिए आपकी निफ्टी की जो एक्चुअल क्लोज आएगी वो आएगी 20,134 पर। ये मतलब निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की एग्जैक्ट 44,500 के आसपास ये इस समय आप मान के चलिए कि क्लोज आएगी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की आएगी 44,483 पर, 44,483 पर बैंक निफ्टी, और 21,134 पर निफ्टी। ये लेवल्स लिख लीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग होगी। वो 44,400 की कॉल से आपको वो 44,483 का लेवल मिलेगा, और 20,100 की कॉल के हिसाब से 21,134 ये लेवल मिलेंगे आपको निफ्टी पर क्लोजिंग में। चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की क्लोज। फिर 20,147। ध्यान रखिए ये प्रोविजनल क्लोज है, करीब 50 पॉइंट ऊपर इस समय हम बंद हो रहे हैं। एकदम सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये एक्सपायरी होती हुई। बैंक निफ्टी 44,528 ये भी इस समय अपने सीरीज़ के हाईएस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, हालांकि क्लोज होगी नहीं उस लेवल की। निफ्टी आईटी थोड़ा सा फ्लैट था आज। मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी तेज़ी थी, करीब 3/4% की तेज़ी यहाँ पर आपको मिड कैप में देखिए। स्मॉल कैप 1.5% ऊपर था, और एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। 1500 बढ़ने वाले शेयर, 1450 गिरने वाले शेयर। कुछ सेक्टोरल इंडेक्सेस देख लेते हैं आज, जो उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। ऑटो इंडेक्स में करीब 0.5% के गेंस यहाँ पर आज थ्रू द मंथ काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पर रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स में अच्छी तेज़ी, फार्मा में आज 1.5% की तेज़ी, सन फार्मा ने लीड किया था इसको, लुपिन ने भी थोड़ी सी हेल्प की। एफएमसीजी में अच्छी तेज़ी आज। उसके अलावा आप देखिए कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1.5% ऊपर। क्या तेज़ी है मार्केट में, कोई इंडेक्स दिखता ही नहीं है रेड में। ऑयल एंड गैस 1.25% ऊपर, ये भी इंडेक्स। पावर इंडेक्स भी करीब 0.3% ऊपर। सारे इंडेक्सेस ऊपर थे। रियल्टी इंडेक्स 0.2% ऊपर, जबकि डीएलएफ गिरा। फिर भी निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 1% नीचे। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। जो क्लोजिंग हीट मैप है वो क्या रहा निफ्टी का। सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट 3% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ में अच्छी तेज़ी। आयशर मोटर्स आज सुबह ही हमारे बिग स्टॉक्स में भी था 2.5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती, बीपीसीएल, सन फार्मा, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेज़ी। ओएनजीसी, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी। और उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो,
डॉक्टर रेड्डीज़, ब्रिटानिया, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। मारुति, कोटक और बजाज ऑटो, कोल इंडिया, ग्रासिम, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय आपको अच्छी तेज़ी दिखाई दी। उसके बाद LTI माइंट्री करीब 1.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 1.5%, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस, टाटा मोटर्स, TCS, ICICI बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी डिक्लाइन दिखाई दी। अच्छा, अब देखिए, अब निफ्टी, ये जो हमने बात की थी ना कि 325 330 के बीच में लोग थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये देखिए 20,155 से एकदम से 20,130 पर आया। ये एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट नहीं है, ये सिर्फ वो उस प्रॉफिट बुकिंग का इम्पैक्ट है जो लोग करना चाहते हैं अपना जो मेन एग्जिट पोल से पहले, ये उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। चलिए, तो इस समय ये मार्केट की क्लोज और 20,134 निफ्टी पर आपको दिखाई देगा और बैंक निफ्टी पर 44,475, ये हैं इस समय के लेवल्स। चलिए, टीम अपडेट देख लेते हैं एक बार सीधा सौदा का, और उसके बाद वीरू के पास चलते हैं। पहले आशीष की टीम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस समय थॉमस कुक, केशोराम, पेनिनसुला लैंड और मैन इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। और उसके अलावा यतिन की टीम देख लेते हैं एक बार, और यतिन की टीम में ग्लोबल हेल्थ, जुपिटर वैगन्स, मेट्रो ब्रांड्स और नायका, ये रहे स्टॉक्स इस समय पॉजिटिव टेरिटरी में। वीरू। बिल्कुल अनुज, तो एक शानदार क्लोज, एक सधी भी क्लोज और अपने ऑप्शन रेंज के ठीक बीचों बीच क्लोज हुआ। तो एक गुरुवार ठीक ठाक गुजर गया, कोई पैनिक नहीं था मार्केट में। अब कल है हफ्ते का आखिरी दिन, पर महत्वपूर्ण दिन है। कल दिसंबर की सीरीज का पहला दिन है और शुक्रवार वैसे ही सबका चहेता होता है। तो इस चहेते दिन यानी शुक्रवार को फिर मुलाकात होगी अनुज, मेरी और नीरज, आशीष और नीरज जी की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।